बेटा लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट क्लास में तो हमने बेसिक कंट्रोल अकाउंट की डमीज पे डिस्कशन की थी। फिर उसके बाद 2 क्लासेस में हमने प्रॉपर रिकंसिलिएशन पे बात की थी, याद है? और रिकंसिलिएशन करते वक्त एक आप बनाते थे अमेंडेड डेटर्स कंट्रोल या क्रेडिटर्स कंट्रोल, और एक आप बनाते थे लिस्ट ऑफ डेटर या लिस्ट ऑफ क्रेडिटर का अकाउंट, सही है? तो बाकी सारे सवाल हमने कर लिए थे। ये क्वेश्चन नंबर 17 रह गया था, याद है? और इसमें मैंने कहा था इसमें आपको थोड़ा सा यू टर्न वाला सवाल होगा, थोड़ा सा रिवर्स वर्किंग का सवाल होगा, ठीक है? बहरहाल कॉन्सेप्ट वही होगा, जरा सा एक जंप होगी। अब क्या कह रहे हैं? द टोटल ऑफ द बैलेंसेस इन नोएल्स परचेजेस लेजर, सिर्फ वर्ड लिखा है द टोटल ऑफ द बैलेंसेस इन नोएल्स परचेजेस लेजर, कहीं नहीं लिखा हुआ कंट्रोल अकाउंट। अगर लिखा होता कि ये परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट की बात है, अगर लिखा हुआ होता ये परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट की बात है, तो मैं इसको कंट्रोल का बैलेंस लेता। ये सिर्फ परचेज लेजर का वर्ड लिखा है, इसका मतलब ये लिस्ट है, लिस्ट। तो यहां मैंने लिख दिया, देखो 67660 67660 ओके। नाउ अब क्या कह रहे हैं? विच डज नॉट एग्री विद द क्लोजिंग बैलेंस इन द कंट्रोल अकाउंट, ठीक है जी। अब ये नहीं आपको रिकंसिलिएशन परफॉर्म करनी है, लेकिन मैंने कहा था ना ये रिवर्स वर्किंग वाला काम है। अब आपके पास ये 6 एरर्स है, नॉर्मल रिकंसिलिएशन की तरह सॉल्व करते हैं। सुकून से सुनना, ये अच्छे एरर्स है, ये सवाल भी बड़ा बड़ा ए लेवल्स वाला सवाल है। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव का मतलब जहां डिस्काउंट रिसीव लिखा जाता है, डिस्काउंट रिसीव का मतलब जहां डिस्काउंट रिसीव लिखा जाता है, यानी जिस डे बुक में लिखा जाता है। सोचो डिस्काउंट रिसीव किस डे बुक में लिखा जाता है? डिस्काउंट रिसीव लिखा जाता है, अगर आपको याद हो, कैश बुक में। कहां लिखा जाता है? कैश बुक में। डिस्काउंट रिसीव लिखा जाता है कैश बुक में, याद है? हैड बीन ओवर स्टेटेड बाय 1000, ओवर स्टेटेड का मतलब ओवर एडेड, ओवर स्टेटेड का मतलब ओवर एडेड, यानी जिस डे बुक में डिस्काउंट रिसीव लिखा जाता है वहां हमने इसको ओवर ऐड कर दिया। याद नहीं? ये एक ऐसा एरर भी आपने पढ़ा था, परचेज डे बुक या सेल्स डे बुक ओवर स्टेटेड ओवर एडेड, परचेज डे बुक या सेल्स डे बुक ओवर स्टेटेड या ओवर एडेड वाला एरर याद है? तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, तो देखें इसका मतलब ये है, ये देखें, ये कैश बुक है। लेटेस्ट से हमने ए से डिस्काउंट रिसीव लिया है, डिस्काउंट रिसीव हमने ए से लिया है 500 का, और बी से भी लिया है 500 का, ठीक है? तो इंडिविजुअली बिल्कुल सही लिखा, इंडिविजुअली बिल्कुल सही लिखा तो ऊपर इंडिविजुअल अकाउंट में भी सही किया होगा, इंडिविजुअली बिल्कुल सही लिखा तो ऊपर इंडिविजुअल अकाउंट में भी सही किया होगा। लेकिन जब हम इन दोनों को ऐड करने लगे, जब हम इन दोनों को टोटल करने लगे, हम इन दोनों को सम करने लगे, तो 500 प्लस 500 1000 होना चाहिए ना, हमने लिख दिया 2000। तो बेटा देखो ये टोटलिंग में गलती हुई है, इसको बोलते हैं ओवर स्टेटेड, इसको बोलते हैं ओवर एडेड, सही है मेरे प्यारे बच्चों? लास्ट मीटिंग में हमने ऐसा एरर बहुत बार किया था, लास्ट मीटिंग में ऐसा एरर हमने बहुत बार किया था, याद है? ओके, तो ये टोटलिंग में जब भी गलती होगी, कोई भी डे बुक ओवर स्टेट या अंडर स्टेट होगी, टोटलिंग में गलती होगी, तो टोटल का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल पे जाता है, टोटल का इफेक्ट, टोटलिंग का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल पे जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस विल ओनली इफेक्ट कंट्रोल अकाउंट, सही है? ये तय हो गया कि ये एरर सिर्फ कंट्रोल को हिट करेगा। अब दूसरा मसला, इधर देखें, मैंने आपसे बोला था डमी सामने रखना, बताएं, देखें अपनी डमी में क्रेडिटर के अकाउंट में डिस्काउंट रिसीव कहां जाता है, देख लो अपनी डमी में, क्रेडिटर के अकाउंट में डिस्काउंट रिसीव डेबिट साइड पे जाता है, क्रेडिटर के अकाउंट में डिस्काउंट रिसीव डेबिट साइड पे जाता है, तो डिस्काउंट रिसीव यहां आना चाहिए था, क्रेडिटर के अकाउंट में डिस्काउंट रिसीव यहां आना चाहिए था, हाँ। और आपने जब इसको ओवर स्टेट कर दिया तो ये साइड बढ़ा दी होगी ना, जब आपने डिस्काउंट रिसीव ओवर स्टेट कर दिया तो ज्यादा डेबिट कर दिया होगा ना, क्योंकि डेबिट साइड पे आता है। तो अब सही करने के लिए आप डिस्काउंट रिसीव को यहाँ कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे, ओके? देख लो, क्वेश्चन खोल के सामने रखो और इसको पढ़ भी लो एक बार, क्वेश्चन खोल के सामने रख के देखो, ये पढ़ लो एक बार, पढ़ लो एक बार। पॉइंट नंबर 1, डिस्काउंट रिसीव हैड बीन ओवर स्टेटेड का मतलब जहां डिस्काउंट रिसीव लिखा जाता है, जहां से मुराद जिस डे बुक में लिखा जाता है, तो वो डे बुक ओवर स्टेट हो गई है, सही है? नाउ नंबर 2, a credit purchases invoices for 2040 had been, आसान एरर है, had been completely omitted from the books, totally omit कर दिया, completely omit कर दिया, इग्नोर कर दिया, यानी डे बुक में लिखा ही नहीं, यानी डिस्काउंट रिसीव को, सॉरी, क्रेडिट परचेजेस को जिस डे बुक में लिखते हैं वहां डे बुक में ही नहीं लिखा। तो बेटा आपको पता है क्रेडिट परचेजेस को परचेज डे बुक में लिखने, और इसने परचेज डे बुक से ओमिट कर दिया, इसने परचेज डे बुक से ओमिट कर दिया। तो जब डे बुक से ओमिट कर दिया होगा तो कहीं भी नहीं आया होगा, जब डे बुक से ओमिट कर दिया होगा तो ना इंडिविजुअल में किया होगा,
ना ऐड होके कंट्रोल में गया होगा, याद है? तो दोनों अकाउंट में परचेजेस लिख दूं। बेटा अब आप देख लें अपनी डमी में, परचेजेस कहाँ रिकॉर्ड होती है? परचेजेस इस साइड पे रिकॉर्ड होती है, याद है? नंबर 3 देखो, अंग्रेजी गौर से पढ़ना। इट्स अ गेम ऑफ इंग्लिश, गेम ऑफ वर्ड्स, गेम ऑफ अल्फाजों के गेम है, अल्फाजों के गेम है। नंबर 3 पढ़ो। अ एक, एक, एक परचेसेस लेजर अकाउंट। आराम से, आगे नहीं बढ़ना, कहीं नहीं लिखा कंट्रोल अकाउंट ना। एक परचेसेस लेजर का मतलब क्रेडिटर और अकाउंट का मतलब एक अकाउंट। इसका मतलब परचेसेस लेजर अकाउंट का मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल क्रेडिटर अकाउंट। देखो पढ़ो अंग्रेजी। एक परचेसेस लेजर का मतलब होता है क्रेडिटर अकाउंट, एक सिंगल आदमी का इंडिविजुअल अकाउंट, एक सिंगल इंडिविजुअल अकाउंट की बात कर रहा है। देखो पॉइंट नंबर 3 में एक सिंगल इंडिविजुअल अकाउंट की वो बात कर रहा है। हैड बीन अंडरस्टेटेड बाय 100। देखो यहां भी अंडरस्टेट हुआ है, लेकिन क्या अंडरस्टेट हुआ है? डे बुक अंडरस्टेट नहीं हुई, डे बुक अंडरस्टेट नहीं हुई, सिर्फ एक सिंगल अकाउंट, एक सिंगल अकाउंट को आपने छेड़ा है। तो बेटा सिंगल इंडिविजुअल अकाउंट का ताल्लुक लिस्ट से होता है, इंडिविजुअल अकाउंट का ताल्लुक बच्चों लिस्ट से होता है। तो यहाँ लिस्टिंग पे इफेक्ट पड़ा होगा। सोचो बेटा, इस बार पॉइंट नंबर 3 में डे बुक अंडरस्टेट या ओवरस्टेट नहीं हुई। कह रहा है एक परचेजेस लेजर अकाउंट, एक सिंगल इंडिविजुअल अकाउंट को आपने छेड़ दिया है। तो सिंगल इंडिविजुअल अकाउंट को छेड़ोगे तो लिस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, सिंगल इंडिविजुअल अकाउंट को छेड़ोगे तो इंडिविजुअल अकाउंट का ताल्लुक लिस्ट से होता है। तो अब आपने देखो क्रेडिटर के अकाउंट को कम कर दिया तो लिस्ट भी कम हो गई होगी, क्रेडिटर के अकाउंट को कम कर दिया तो लिस्ट भी कम हो गई होगी। अब लिस्ट को बढ़ा दूं, अब लिस्ट को बढ़ा दूं। गालिबन हम इस बार क्रेडिटर के लिए पढ़ रहे हैं, गालिबन इस बार क्रेडिटर के लिए पढ़ रहे हैं, तो क्रेडिटर को बढ़ाएंगे तो क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा। देखो ₹100। 30 सेकंड दे रहा हूँ, फिर से पढ़ो। ऐसे रफ नहीं पढ़ो, जरा अच्छी तरह गौर गौर से पढ़ो, सोच सोच के पढ़ो। फिर से पढ़ लो एक बार, फिर से पढ़ो पॉइंट नंबर 3। अब नंबर 4 सॉरी, अ क्रेडिट बैलेंस। अच्छी तरह पढ़ना, देखो इसको बहुत गौर से इंग्लिश पढ़ना। अ क्रेडिट बैलेंस यानी एक सिंगल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। अ क्रेडिट बैलेंस का मतलब एक इंडिविजुअल, अ का मतलब एक। क्रेडिट बैलेंस ऑफ 850 इन दी परचेजेस लेजर had been set off याद है? कॉन्ट्रा एंट्री had been set off against a contra entry in the sales ledger। देखो यहां तक पहली लाइन यहां तक है। देखो सुनो, ये देखें, यहां पर आके एक लाइन खत्म हो रही है पहले, ये देखो यहां तक। पढ़ो इसकी इंग्लिश। परचेज लेजर और सेल लेजर का मतलब इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं, परचेजेस लेजर और सेल लेजर का मतलब इंडिविजुअल अकाउंट है। हाँ, अगर वो बोलता है ना परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट तो फिर कंट्रोल है, अगर वो बोलता है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट तो फिर कंट्रोल है। पढ़ो। A credit balance of 850 in the purchases ledger had been set off against a contra entry in the sale ledger। बेटा had been का वर्ड लिखा है ना, had been का मतलब हो चुका, had been का मतलब हो चुका। इंग्लिश सोचो ना, had been का मतलब वो काम हो चुका, तो इसका मतलब परचेजेस लेजर और सेल्स लेजर, परचेजेस लेजर और सेल लेजर यानी इंडिविजुअल अकाउंट में एंट्री बन चुकी। इंडिविजुअल अकाउंट चाहे डेटर का था चाहे क्रेडिटर का था, एंट्री बन चुकी। साफ साफ कह रहा है परचेजेस लेजर और क्रेडिटर, परचेजेस लेजर और सेल्स लेजर में एंट्री बन चुकी है। इंग्लिश पढ़ो, हैड बीन लिखा हुआ है। आगे पढ़ो, बट, इधर से पढ़ो, बट, बट पढ़े इंग्लिश। बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन दी कंट्रोल अकाउंट। यार इससे आसान क्या बात होगी, खुद मुंह से कह रहा है कि हर जगह एंट्री बन गई सिवाय कंट्रोल अकाउंट के, हर जगह एंट्री बन गई सिवाय कंट्रोल अकाउंट के। सोच लो, देख के सोच लो। फिर एक बार पढ़ता हूँ। अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 850 इन दी परचेजेस लेजर हैड बीन, इंग्लिश तो पढ़ो, हैड बीन का मतलब हो चुका, सेट ऑफ अगेंस्ट अ कॉन्ट्रा एंट्री इन द सेल लेजर। परचेजेस लेजर और सेल लेजर का मतलब होता है इंडिविजुअल अकाउंट, यानी दोनों के इंडिविजुअल अकाउंट में एंट्री बन चुकी है, दोनों के यानी इंडिविजुअल डेटर और इंडिविजुअल क्रेडिटर में एंट्री बन चुकी है।
कहां नहीं बनी, येलो हाइलाइटर से देखो। बट नो एंट्री, कितनी साफ इंग्लिश बोल रहा है, बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन दी कंट्रोल अकाउंट। साफ साफ कह रहा है कि कंट्रोल अकाउंट में एंट्री नहीं बनी। तो बेटा सिर्फ कंट्रोल अकाउंट में एंट्री बना लूं, सिर्फ कंट्रोल अकाउंट में एंट्री बना लूं, अपनी डमी जाके चेक कर लो। क्रेडिटर के अकाउंट में, क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट में सेट ऑफ हमेशा डेबिट साइड पे आता है। क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट में सेट ऑफ कहां आता है, डेबिट साइड पे। अपनी डमी जाके चेक कर लो। ये मैं यहां आया, कितना भाई, 850। लगा लो 10 सेकंड, लगा लो 10 सेकंड, लगा लो 10 सेकंड। एक बार फिर पढ़ लो, पढ़ लो, कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगा। अब नंबर 5, a payment of 1450 had been, a payment of 1450 had been debited to the creditor's account। देखो इंग्लिश पढ़ो। a payment of 1450 यानी क्रेडिटर को पेमेंट हुआ, फील करना शुरू करो, क्रेडिटर को पेमेंट हुआ। क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो लायबिलिटी कम होती है, क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो लायबिलिटी कम होती है, पता है ना, क्रेडिटर लायबिलिटी है। हैज बीन डेबिटेड टू द क्रेडिटर्स अकाउंट। देखो इंग्लिश पढ़ो, पोस्टोफी वाला है, क्रेडिटर्स पोस्टोफी वाला है। पिछली क्लास में बताया था, क्रेडिटर्स पोस्टोफी वाले का मतलब एक आदमी का एक अकाउंट, एक आदमी का एक अकाउंट, इसका मतलब होता है इंडिविजुअल अकाउंट। पोस्टोफी वाले का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल अकाउंट। पोस्टोफी वाले का मतलब होता है इंडिविजुअल अकाउंट। बट वाज ओमिटेड, बट वाज ओमिटेड फ्रॉम दी बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का मतलब होता है कैश बुक। बैंक अकाउंट का मतलब क्या होता है, कैश बुक। बेटा हम लोग बैंक और कैश की सारी ट्रांजेक्शन्स कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। हम लोग बैंक और कैश की सारी ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। देखो ये बड़े अच्छे एरर थे, इनकी तशरीह करनी होगी। फिर पढ़ो, अ पेमेंट ऑफ 1450, हमने अपने क्रेडिटर को पेमेंट की, सही है। हैड बीन डेबिटेड टू द क्रेडिटर्स अकाउंट, यानी एक आदमी का एक अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट में तो रिकॉर्डिंग हो गई, इंडिविजुअल में तो रिकॉर्डिंग हो गई, सही है। बट वॉज ओमिटेड फ्रॉम दी बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट जो हमारा होता है वो कैश बुक होती है, जिस जहां हम अपनी बैंक की सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसको हम कैश बुक बोलते हैं। आपने पढ़ा हुआ है, आपने बैंक रिकंसिलिएशन में ही पढ़ा हुआ है और वहां कैश बुक में ही पढ़ा हुआ है। अब आओ मैं आपको इसको स्केच बना के समझाता हूँ। तो देखो एक सेकेंड आप, एक सेकेंड, एक सेकेंड होल्ड, एक सेकेंड होल्ड। यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं। देखो बेटा ये हमारी कैश बुक है, सब बच्चे तो देखें, ये हमारी कैश बुक है। और से सुनना, कैश बुक में आप अपनी पेमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं, इन्वॉल्व होना। मैंने क्रेडिटर को पेमेंट की, मिस्टर ए नाम था उसका, मिसाल के तौर पे उसका नाम था मिस्टर ए। मैंने अपने क्रेडिटर को पेमेंट की, मिसाल के तौर पे उसका नाम था मिस्टर ए, ओके। तो जब मैंने उसको पेमेंट की ना, तो क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो लायबिलिटी कम होती है, तो मैंने यहाँ 1450 कम कर दिया। ये देखो 1450 से इंडिविजुअल अकाउंट को कम कर दिया। फिर सुनो बेटा, क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो लायबिलिटी कम होती है और क्रेडिटर के अकाउंट में पेमेंट्स डेबिट होती है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं ऊपर इंडिविजुअल अकाउंट में गया और इंडिविजुअल अकाउंट में कम कर दिया, इंडिविजुअल अकाउंट में इस ट्रांजेक्शन को पोस्ट कर दिया, लिखा हुआ है। लेकिन अब आपको पता है, आप कैश बुक में भी तो रिकॉर्ड करते हो पेमेंट्स को,
कह रहा है मेन कैश बुक में रिकॉर्ड करना ही भूल गया, मेन कैश बुक में रिकॉर्ड करना ही भूल गया। तो जरा सोचो, जब मेन कैश बुक में इसने रिकॉर्ड नहीं करा तो यहां से ऐड होके कंट्रोल में भी तो नहीं गया होगा, यहां से ऐड होके कंट्रोल अकाउंट में भी तो नहीं गया होगा। सोचो, नहीं समझ रहे? देखिए बेटा, ऑर्डर क्या होता है, कैश बुक में रिकॉर्ड होता है, वैसे हमने ये पढ़ा था, कैश बुक में रिकॉर्ड होता है और कैश बुक से इंडिविजुअल में भी जाता है और ऐड होके कंट्रोल में भी जाता है। अगर वो सिर्फ ये लिख के देता ना कि कैश बुक से ओमिट हो गया, अगर वो सिर्फ ये लिख के देता कैश बुक से ओमिट हो गया, तो मैं दोनों जगह सही करता। भूल गए आप लोग भाई, एक ट्रांजैक्शन अगर डे बुक से ओमिट हो जाए तो दोनों जगह जाती है, एक ट्रांजैक्शन अगर डे बुक से ओमिट हो जाए तो हमेशा दोनों जगह जाती है, याद है? इसने ये तो बोला है कि कैश बुक से ओमिट हुआ है, इसने ये जरूर बोला है कि कैश बुक से ओमिट हुआ है, लेकिन कह रहा है साथ साथ इंडिविजुअल में हमने रिकॉर्ड कर लिया है, साथ साथ इंडिविजुअल में हमने रिकॉर्ड कर लिया है, तो अब कौन सी जगह रह गई? कंट्रोल रह गई ना। मैं फिर बोलता हूँ, देखिए हमने जब अपने लेक्चर स्टार्ट किए थे रिकंसिलिएशन के, तो उसमें पहला एरर ही मैंने ये पढ़ाया था कि अगर कोई ट्रांजैक्शन डे बुक से ओमिट हो जाए तो वो दोनों जगह जाती थी, याद है? आज भी अभी भी कराया है, कोई ट्रांजैक्शन डे बुक से ओमिट हो जाए वो हमेशा दोनों जगह जाती थी, याद है? हाँ। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी तरफ देखें कि एक ट्रांजैक्शन कैश बुक से तो ओमिट हुई है, कैश बुक से तो ओमिट हुई है, लेकिन साथ साथ वो खुद कह रहा है, साथ साथ वो खुद कह रहा है कि इंडिविजुअल अकाउंट में चली गई है, इंडिविजुअल अकाउंट में रिकॉर्ड हो गई है, साथ साथ वो खुद कह रहा है इंडिविजुअल अकाउंट में रिकॉर्ड हो गई है। तो इसका मतलब इंडिविजुअल में रिकॉर्ड हो गई है ना, तो अब कौन सी जगह रह गई? बेटा कंट्रोल अकाउंट में नहीं हुई, कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुई, कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुई, तो आप इसे कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड कर लोगे। एक मिनट सोच लो, एक मिनट सोच लो, और एक और काम करो, अब एरर पढ़ो, चलो एरर भी पढ़ो, एरर भी पढ़ो। कह रहा है देखो, क्रेडिटर्स अकाउंट पोस्टफी लिखा हुआ है, ये देखो बेटा पोस्टफी लिखा हुआ है, पोस्टफी का मतलब एक आदमी का एक अकाउंट, पोस्टफी से मुराद एक आदमी का एक अकाउंट, यानी इंडिविजुअल अकाउंट में रिकॉर्ड हो गया है, तो कहां नहीं हुआ? कंट्रोल। अब कंट्रोल में रिकॉर्डिंग कर लूं, ये देखें यहां मैंने लिखा आके बैंक, कितना है 1450। देखो पेमेंट्स हमेशा कंट्रोल अकाउंट में, यहाँ क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट में पेमेंट्स डेबिट साइड पे आती हैं, क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट में पेमेंट्स डेबिट साइड पर आती हैं, क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट में पेमेंट्स डेबिट साइड पे आती हैं, हाँ ओके। नंबर 6, नंबर 6 एक, नंबर 6 पुराना है, बिल्कुल थका हुआ एरर है, देखते ही हो जाएगा, इतना तुम लोगों ने कर लिया। 6 इज वेरी इजी। एक क्रेडिट बैलेंस, एक क्रेडिट बैलेंस यानी एक सिंगल आदमी का क्रेडिट बैलेंस of 3210 had been omitted from the list of creditors। याद है लिस्टिंग की गलती? तो भाई एक क्रेडिट बैलेंस था, उसको यहाँ लिस्ट में लिखना चाहिए था, हमने नहीं लिखा, एक गलती है, बस एक गलती है। चलो कितना है? 3210 चलो बेटा देखो, आपके सामने सारी चीजें पोस्ट हो गई हैं, सारी चीजें पोस्ट हो गई हैं। अब देखें क्या तरीकाकार है, तरीकाकार सुनो। सबसे पहले आप लिस्ट का ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है ना बेटा, सारे एरर्स हो गए, लिस्ट का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, यूं यहां से इन सबको ऐड करके पहले लिस्ट का क्लोजिंग निकालो, पहले लिस्ट का क्लोजिंग निकालो। लिस्ट का ओपनिंग गिवन है ना, तो लिस्ट का क्लोजिंग निकाल लो, बताओ कितना आया, बताओ मुझे, चलो चलो एक्टिवली है, इन्वॉल्व हो बेटा। लिस्ट का ओपनिंग गिवन था तो लिस्ट का क्लोजिंग निकाल लो। लिस्ट का 73010, वेरी गुड बेटा, लिस्ट का क्लोजिंग आया 73010। अब सोचें, अब सोचें, अब सोचें प्लीज, जो क्लोजिंग बैलेंस, मेरे बच्चों इधर देखो, मेरे बच्चों इधर देखो, जो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ होता है वही यहाँ होता है ना, याद है? ये दोनों सेम होते हैं ना, याद है? जो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ होता है वही यहाँ होता है, याद आया? तो वही यहाँ उठा के लिख दो, देखो जो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ होता है वही यहाँ होता है, याद आया? तो यहाँ उठा के लिख दिया। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें ये वाला बैलेंस निकालना है, देखो ये ओपनिंग बैलेंस हमें निकालना है, ये ओपनिंग बैलेंस निकालना है। तो देखो आप इन तीनों को ऐड कर लो, 73010, 1450 और 850 को ऐड करो, इस वाली लेफ्ट साइड को ऐड करके राइट साइड लेस करो, लेफ्ट साइड को ऐड करके राइट साइड लेस करो, यू विल गेट दिस बैलेंसिंग नंबर, यू विल गेट दिस ओपनिंग बैलेंसिंग नंबर। कितना आएगा बताओ बेटा? 73010 प्लस 1450 प्लस 850, और ये दोनों लेस करो तो आपके पास ये ओपनिंग आ जाएगा। बेटा ओपनिंग निकाल दें प्लीज। 72270, वेरी गुड, ये आंसर आ गया 72270। मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को इस पे लेक्चर दिया था, याद है? मैंने कहा था देखो इस बार हमने क्या करा, इस बार हमें इनिशियली ये नंबर गिवन था, देखो 67660 गिवन था, ये गिवन था, इसकी हेल्प से देखते रहो स्क्रीन पे, इसकी हेल्प से आपने सबसे पहले ये नंबर निकाला 73010, फिर ये 73010 उठा के यहाँ ले आए,
और इसकी हेल्प से फाइनली यू कैलकुलेटेड दिस 72270। सही है, ओके। तो यहाँ पर ये आपका सवाल हो चुका है। प्लीज आराम से कॉपी कर लें, टेक योर टाइम, आराम से कॉपी करें। किसी से हुआ था ये सवाल? किसी ने घर पे ट्राई किया था? कुछ हद तक एक आध चीज हुई थी इसमें से क्या? बेटा कॉपी कर लें, प्लीज कॉपी करें। बेटा लिख लें, प्लीज लिख लें, कॉपी कर लें। कॉपी कर लिया प्यारे प्यारे बच्चों? बोलो डियर स्टूडेंट्स, कॉपी कर लिया? बताएं बेटा। चलें, अब यहाँ पर इस पॉइंट पे आके रिकंसिलेशन खत्म है, इस पॉइंट पे रिकंसिलेशन खत्म है। अब हमें कंट्रोल अकाउंट का एक छोटा सा और इशू लास्ट डिस्कस करना है, ठीक है? फिर हमारा कंट्रोल अकाउंट हो जाएगा, और वो लॉजिकल इशू है थोड़ा। चलें, आप लोग सोचना बहुत होगा आपको। लिख लें, सब लिखें।
बेटा ये तीनों लिखें, ये सब लिखें, ये सब लिख लें प्लीज। बेटा ये लिखें, सारी थ्योरी लिखें, सारी थ्योरी लिखें, सारी थ्योरी लिखें प्लीज। बेटा थ्योरी सिर्फ लिख लें, सिर्फ थ्योरी लिख लें। चलो बेटा यहाँ देखें,
बेटा ये सब लिखिए। ऊपर वाली स्लाइड अगर आपने लिख ली है तो बता दें, तो हम फिर बात शुरू करेंगे। फर्स्ट स्लाइड। चलो मेरी तरफ देखिए। अच्छा देखो, अब ये वाहिद एरिया है जिसमें बहुत अच्छी तरह समझना है, इसमें लॉजिकल बातें करूंगा मैं दलीलों के साथ बात करूंगा, लेकिन फील करना प्लीज, सोचना लोगों को तो आप समझोगे। देखें, आप लोगों ने बेसिक्स से अकाउंटिंग पढ़ते हुए बिल्कुल बुनियाद से, जीरो से ही शुरू होती है ना अकाउंटिंग, याद है? तो आपको ये चीज पढ़ाया गया था बहुत पहले, डेटर हमारा एसेट होता है। डेटर हमारा एसेट होता है, पक्का डेटर या रिसीवेबल एसेट है। और आपने जब लेजर्स पढ़े थे और डबल एंट्रीज पढ़ी थी तो आपको पता है कि डेटर एसेट है और एसेट के अकाउंट का नेचर डेबिट होता है। एसेट के अकाउंट का नेचर डेबिट होता है, तो एसेट के अकाउंट में हमेशा डेबिट बैलेंस आना चाहिए। एसेट के अकाउंट में हमेशा क्या आना चाहिए? डेबिट बैलेंस आना चाहिए। मैं एक बार फिर बोलता हूँ, फिर सुने, कोई मसला नहीं। देखें, डेटर हमारा एसेट है, यस, और एसेट का नेचर डेबिट होता है, तो एसेट के अकाउंट में हमेशा डेबिट बैलेंस आना चाहिए। एसेट के अकाउंट में हमेशा डेबिट बैलेंस आना चाहिए। एसेट के अकाउंट में हमेशा डेबिट बैलेंस आना चाहिए। ओके, राइट। अब कभी कभार क्या होता है कि एसेट यानी डेटर के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आ जाता है। देखो, क्रेडिट बैलेंस इन डेटर्स अकाउंट, वैसे डेटर एसेट है, तो एसेट के अकाउंट में तो डेबिट बैलेंस आना चाहिए। लेकिन कभी कभार आपके डेटर के अकाउंट में भी क्रेडिट बैलेंस आ रहा होता है। तो बच्चे ने कहा ऐसा क्यों? देखो पढ़ो, ऐसा तब होता है जब हमारा डेटर यानी रिसीवेबल हमारा पेबल बन जाता है। जब हमारा रिसीवेबल ही हमारा पेबल बन जाता है, यानी हमारा रिसीवेबल ही हमारा उधार बन जाता है, हमारा रिसीवेबल ही हमारी लायबिलिटी बन जाती है। और जब रिसीवेबल हमारी लायबिलिटी बन जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, लायबिलिटी के अकाउंट में तो क्रेडिट बैलेंस आता है ना। लायबिलिटी के अकाउंट में क्या आता है? क्रेडिट बैलेंस आता है। पढ़ो रेड मार्कर। डेट मैंने बच्चों की तरह सारी बातें लिखी हैं। डेटर इज आवर एसेट, सो देयर शुड बी अ डेबिट बैलेंस इन अ डेटर्स अकाउंट। उसूलन डेबिट ही होना चाहिए। बट समटाइम्स समटाइम्स बिकॉज ऑफ एक्सेप्शन, देखिए मैंने वर्ड यूज किया एक्सेप्शंस का। समटाइम्स बिकॉज ऑफ एक्सेप्शंस पढ़ाऊंगा अभी, क्रेडिट बैलेंस कम्स इन अ डेटर्स अकाउंट, राइट? क्यों? वाई? देखो लॉजिक नीचे लिखी है। वाई? लॉजिक क्या है? बिकॉज नाउ योर डेटर बिकम्स योर लाइबिलिटी। नाउ योर डेटर बिकम्स योर लाइबिलिटी। आपका डेटर आपका क्रेडिटर बन जाता है, आपका डेटर आपका उधार बन जाता है, आपका डेटर आपकी लाइबिलिटी बन जाती है। तो अब ऐसी सूरत हाल में डेटर के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। डेटर के अकाउंट में क्या आ जाएगा? क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। बच्चे ने कहा जो बात आप बोल रहे हो उसके कुछ किस्से सुना सकते हैं? जो बात आप बोल रहे हैं, क्या आप उसके कुछ किस्से कहानियां सुना सकते हैं? मैंने कहा मैं गुलाम हाजिर है, ऑब्वियसली किस्से सुनाऊंगा। बेटा 3 किस्से मैंने लिखे हैं, 3 बड़े मशहूर किस्से लिखे हैं, आप सुने। नंबर 1, पहला नाम, फील करना जरूरी है, फील करना फर्ज है। सेल्स रिटर्न आफ्टर फुल पेमेंट। सेल्स रिटर्न आफ्टर फुल पेमेंट, सामने देखें और सोचें। क्या देखो बेटा, आज मैंने एक बंदे को क्रेडिट सेल की, आज मैंने एक बंदे को क्रेडिट सेल की, सही है? तो मैंने रिसीवल बुक कर लिया। मैंने आज एक बंदे को क्रेडिट सेल की, रिसीवल बुक कर लिया। 3 दिन बाद उस बेचारे ने आके मुझे पेमेंट भी कर दी। 3 दिन बाद उस बेचारे ने मुझे आके पेमेंट कर दी, तो वो रिसीवल खत्म हो गया। फिर सोचो, आज मैंने एक बंदे को क्रेडिट सेल की तो रिसीवल क्रिएट हुआ। 3 दिन के बाद उस बंदे ने आके मुझे पेमेंट कर दी तो रिसीवल खत्म हो गया। अब जब 5वें उसने पेमेंट कर दिया, खत्म। अब 5वें दिन जब उसने डब्बा खोला ना, जब उसने बॉक्स खोला, जो गुड्स मैंने दी थी वो सारी खराब निकली अंदर से। तो अब वो मुझे वापस लौटाने आया है, अब वो मुझे वापस लौटाने आया है। तो इसको बोलते हैं सेल रिटर्न आफ्टर फुल पेमेंट। सेल रिटर्न आफ्टर फुल। तो अब जब वो मुझे लौटाएगा तो मुझे उसके पैसे वापस करने होंगे ना, तो मुझ पे उधार आ गया ना। अब जब वो मुझे लौटाएगा तो मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाएगी ना, अब मुझे उसके पैसे वापस करने होंगे। तो ये पहली मिसाल है जिसमें तुम्हारा रिसीवल तुम्हारा पेबल बन जाएगा, तुम्हारा रिसीवल तुम्हारा पेबल बन जाएगा। पहली लाइन को पढ़ो, मैं 10 सेकंड चुप हूं, सोचो प्लीज, सोचो, बिजनेस केस सोचो। पहली लाइन को पढ़ के सोचो, सोचोगे नहीं समझ में आएगा। सोचो प्लीज, पहली लाइन को पढ़ के सोचो बेटा। सेल्स रिटर्न आफ्टर फुल पेमेंट का मतलब क्या है? आप लोग सोच नहीं रहे, मैं माजरत के साथ, आप लोग नहीं सोच रहे हैं। मैंने एक बंदे को क्रेडिट सेल की तो रिसीवल बुक किया,
3 दिन बाद उस बेचारे ने मुझे पेमेंट भी कर दी, तो जब रिसीवेबल से पेमेंट आ गई तो रिसीवेबल खत्म, जीरो हो गया, जीरो। अब मुझे उससे कुछ नहीं लेना। अब जब उसने 5वें दिन, कुछ 1-2 दिन बाद फिर अब गुड्स खोली, पेमेंट के बाद बेचारे ने गुड्स खोली, तो गुड्स तो खराब निकली। तो अब वो मुझे गुड्स वापस जब कराएगा ना, तो मुझ पर लायबिलिटी आ जाएगी, मुझे उसके पैसे लौटाने होंगे ना। तो ये पहला केस है, सेल रिटर्न आफ्टर फुल पेमेंट। नंबर 2 सुने, ओवर पेमेंट। ओवर पेमेंट ये क्या है? सोचें, मैंने एक बंदे को 3,000 रुपए की क्रेडिट सेल की, मैंने एक बंदे को 3,000 रुपए की क्रेडिट सेल की, तो मैंने 3,000 का रिसीवेबल बुक किया होगा। मैंने एक बंदे को 3,000 रुपए की क्रेडिट सेल की, तो 3,000 का रिसीवेबल बुक किया होगा। सोचते ना, उस बेचारे क्या, वो बंदे, वो लोग बहुत बिजी थे और उनके यहाँ पता नहीं क्या मसला हो, उन्होंने गलती से मुझे 5,000 रुपए पे करके चले गए। मैंने 3,000 रुपए की सेल की थी, तो 3,000 का रिसीवेबल बुक किया, तो उनको मुझे 3,000 ही पे करना चाहिए था ना। उनकी अकाउंटिंग में क्या गलती हुई, वो गलती से मुझे 5,000 पे करके चले गए, यानी 2,000 रुपए एक्स्ट्रा दे के चले गए। इसको बोलते हैं ओवर पेमेंट। तो जब उन्होंने ओवर पेमेंट कर दी, तो अब मुझ पर उधार आ गया ना, मुझ पर उधार आ गया ना। यानी जो उन्होंने 2,000 रुपए मुझे एक्स्ट्रा दिए, मुझे बाद में लौटाने होंगे ना। जो 2,000 रुपए उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा दिए, मुझे बाद में लौटाने होंगे, तो मेरी लायबिलिटी है। तो वंस अगेन मेरा रिसीवेबल पेएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। वंस अगेन मेरा रिसीवेबल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पेएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। सही। और नंबर 3 का नाम है एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट एक डायलॉग बोलता हूं, बड़ा हैवी डायलॉग है। एडवांस इनकम इज ऑलवेज अ लायबिलिटी। डायलॉग याद रखना, एडवांस इनकम इज ऑलवेज अ लायबिलिटी। सुनो, आप लोग जो हमें एडवांस फीस देते हो, आप लोग हमें एडवांस फीस देते हो, बाद में पढ़ते हो ना, तो जब हम एडवांस फीस लेते हैं तो हम लायबल हो जाते हैं आपको सर्विसेज देने के लिए। जब हम आपसे एडवांस फीस लेते हैं तो हम लायबल हो जाते हैं आपको सर्विसेज देने के लिए। तो एडवांस इनकम इज ऑलवेज अ लायबिलिटी। तो बेटा अगर कभी कोई हमें एडवांस देके चले गया और अभी तक हमने उसको गुड्स नहीं दी है, तो ऐसी सूरत हाल में ये भी हमारी लायबिलिटी है। तो बेटा ये तीन वो मिसालें सोचें जिसमें हमारा रिसीवेबल यानी हमारा कस्टमर हमारी लायबिलिटी बन जाएगा, हमारा रिसीवेबल हमारा पेएबल बन जाएगा। और जब रिसीवेबल पेएबल बन जाएगा तो फिर अब क्रेडिट बैलेंस आएगा। जब रिसीवेबल पेएबल बन जाएगा तो अब क्या आएगा? क्रेडिट बैलेंस आएगा। सही है। अब सुपर कॉन्सेप्ट प्लीज। एक बंदा, मिस्टर ए है, बी है, सी है, मेरा एक कस्टमर, सुनो, मेरा एक कस्टमर एक वक्त में, या तो मुझे उससे पैसे लेने होंगे, कस्टमर की बात कर रहा हूं अभी, सप्लायर नहीं। एक कस्टमर से या तो मुझे नेट पैसे लेने होंगे या नेट देने होंगे। मुझे एक कस्टमर से नेट पैसे लेने होंगे या देने होंगे। तो यार जो इंडिविजुअल अकाउंट नहीं होते एबीसी के, इंडिविजुअल अकाउंट में तो हमेशा ऐसा ही होगा कि या तो डेबिट बैलेंस आ रहा होगा, या तो मुझे पैसे लेने होंगे, या क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा। बेटा फिर सोचो, मेरा एक कस्टमर जो है ना, ए या बी या सी, उससे एक वक्त में या तो मुझे नेट लेने या नेट देने, सीधी बात है, नेट हिसाब होता है। तो ऐसी सूरत हाल में इंडिविजुअल अकाउंट में तो हमेशा एक ही बैलेंस आएगा। इंडिविजुअल अकाउंट में या तो डेबिट बैलेंस आ रहा होगा, अगर लेने होंगे तो डेबिट आ रहा होगा, और अगर देने होंगे तो क्रेडिट आ रहा होगा। सुनो, तो अब मैंने 3 डेटर बनाए। बेटा ये मैंने आपके सामने 3 डेटर बनाए, 3 डेटर मैंने आपके सामने बनाए, ए, बी और सी। 3 डेटर के अकाउंट बनाए, 3 कस्टमर्स के अकाउंट बनाए। ए और बी का डेबिट बैलेंस है, ए और बी का क्या है? डेबिट बैलेंस, यानी ए और बी से लेना है, ए और बी से लेना है। तो अब जब मैं इनका कंट्रोल अकाउंट बना रहा हूँ, कंट्रोल अकाउंट का मतलब इन सब का मजमुआ, कंट्रोल अकाउंट का मतलब इन सब का मजमुआ। तो कंट्रोल अकाउंट में 20 और 30 कितना आ रहा होगा यहाँ? 50। और बताओ मेरा मेरा उधार कितना है? क्रेडिट बैलेंस कितना है? 500। तो ये क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा। यानी आज के बाद देखो, इंडिविजुअल अकाउंट अलग चीज होती है, कंट्रोल अलग होता है। इंडिविजुअल अकाउंट हर बंदे का अपना अपना होता है। तो इंडिविजुअली या तो बंदे से मुझे नेट लेने होंगे या देने होंगे, इंडिविजुअली या तो बंदे से नेट लेने हैं या देने हैं। तो हर बंदे के इंडिविजुअल अकाउंट में एक ही बैलेंस होगा, या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो ए और बी से लेने हैं और सी को देने हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल अकाउंट तो सही है। लेकिन अब आज के बाद जब मैं कंट्रोल अकाउंट बना रहा हूँ, इनका मजमुआ बना रहा हूँ, तो अब आज के बाद 2 बीडीज आएंगे। आपके पास 50,000 का रिसीवेबल है, 50,000, 20 और 30, 50 का रिसीवेबल है और 500 का पेबल है। 500 का क्या है? पेबल है। यानी आज के बाद आप ऐसे भी कंट्रोल अकाउंट देखेंगे जिसमें एक ही वक्त में 2 ब्रॉट डाउन होंगे, एक डेबिट साइड पे और एक क्रेडिट साइड पे, एक डेबिट पे और एक क्रेडिट पे। तो एक बच्चा खड़ा हुआ, एक बच्चे ने कहा यार ये 2-2 बीडी क्यों लिख रहे हो? मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ। एक बच्चा खड़ा हुआ, बोला आप 2-2 बीडी क्यों लिख रहे हो? एक एडवाइस देता हूँ। मैंने कहा क्या? इधर देखो। उस बच्चे ने एडवाइस दी। उसने कहा आप एक काम करें, ये डेटर कंट्रोल अकाउंट बनाएं, ये देखें डेटर कंट्रोल बनाएं और डायरेक्ट लिख दें 50,000 माइनस 500, 49,500 डायरेक्ट लिख दो। 49,500 डायरेक्ट लिख दो, काट दो। बेटा 50,000 का रिसीवेबल है, 50,000 का रिसीवेबल है और 500 का पेबल है, तो डायरेक्ट कट कटा के 49,500 लिख दो। डायरेक्ट कट कटा के 49,500 लिख दो। जरा मेरी तरफ देखें। मैंने कहा दिस इज रॉन्ग।
दिस इज रॉन्ग। फिर बोल रहा हूं, बच्चे ने कहा आपने 50,000 रिसीव करने, 500 पे करने, तो आप दोनों को कट कटा के 49 और 500 लिख दो। आप दोनों को कट कटा के 49 500 ही लिख दो ना, दोनों को कट कटा के 49 500। मैंने कहा नहीं, ये कबीरा गुनाह है, ये नहीं हो सकता। तो बच्चे ने मुझे रोका, मेरा हाथ पकड़ा, बोला भाई साहब होश में हैं आप ही तो वो इंसान है जिन्होंने हमें सेट ऑफ की एंट्री सिखाई थी। मुझे बच्चे ने कहा सर आप ही तो वो इंसान है जिन्होंने हमें सेट ऑफ की एंट्री सिखाई थी, तो सेट ऑफ कर दो, सेट ऑफ कर दो, सेट ऑफ कर दो। तो मैंने कहा जवाब दूं, मैंने कहा मैं ही वो बंदा हूं जिसने सेट ऑफ की एंट्री सिखाई थी लेकिन शराइत के साथ। मैं ही वो बंदा हूं जिसने सेट ऑफ की एंट्री सिखाई थी लेकिन शराइत के साथ। क्या बोला था मैंने? इधर देखो यार, मेरी तरफ देखो। सेट ऑफ की एंट्री तब बनती है, इधर देखो मेरी तरफ, जब एक ही इंसान से लेना हो और उसी को देना हो। एक ही इंसान से लेना और उसी को देना हो तो कैंसिल हो सकता है। एक ही इंसान से लेना और उसी को देना हो तो कैंसिल हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी तरफ वीडियो में देखो, ऐसा नहीं हो सकता रिसीव ए से करना है, पे बी को करना है, रिसीव ए से करना है, पे बी को करना है, उठा के लोगों को काट दिया, उठा के लोगों को कैंसिल कर दिया। ऐसा नहीं करना भाई, उठा के लोगों को आपस में कैंसिल धाड़ करके आपस में लोगों को कैंसिल नहीं कर सकते। रिसीव ए से करना है, पे सी को करना है, ऐसे थोड़ी कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेट ऑफ सिर्फ तब होता है जब एक ही आदमी से रिसीव करना और उसी को पे करना हो, तब ऑफ सेटिंग होती है। याद है? तो अब यहां देखो, इस बार पैसे लेने किससे हैं? इस बार पैसे लेने ए और बी से, लेकिन देने किसको है? सी को। तो आपस में लोगों को उठा के ऑफ सेटिंग नहीं कर सकते, मना है, हराम है। सही। तो अब आज के बाद ऐसे सवाल भी आपके सामने आ सकते हैं जिसमें डेटर कंट्रोल अकाउंट में दो बीडीज आएंगे। डेटर कंट्रोल अकाउंट में दो बीडी आएंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। लेकिन एक बड़ी अनोखी बात होगी, एक बड़ी जबरदस्त बात होगी जो हमेशा नजर आ रही होगी। वो क्या है? सुनो, यहां देखो, चलो देखो देखो, बताओ डेबिट बैलेंस का अमाउंट कितना है? 50,000। डेबिट बैलेंस का अमाउंट है 50,000 और क्रेडिट बैलेंस सिर्फ 500 है। तो बेटा डेबिट बैलेंस हमेशा मेजॉरिटी में होगा, डेबिट बैलेंस हमेशा मेजॉरिटी में होगा, और ये माइनॉरिटी में होगा। इसको माइनर बैलेंसेस भी बोलते हैं, इसको माइनर बैलेंसेस भी बोलते हैं। देखो बेटा, डेटर हमारा रिसीवेबल एसेट है ना, तो आम दस्तूर में डेटर से पैसे लेने ही होते हैं, आम दस्तूर में पैसे लेने ही होते हैं, तो पैसे लेने वाला अमाउंट ज्यादा होगा। एक्सेप्शनली कभी वापस करने होते हैं, एक्सेप्शनली कभी वापस, तो दीज आर एक्सेप्शन। ये जो क्रेडिट बैलेंस आया ना, ये क्रेडिट बैलेंस बेटा एक्सेप्शन है, ये क्रेडिट बैलेंस एक एक्सेप्शन है यार, ये रूटीन नहीं है। तो आप आज के बाद जब डेटर कंट्रोल अकाउंट में जब भी दो बीडीज देखोगे ना, तो हमेशा तुम्हें नजर आएगा, तुम देखना हमेशा डेबिट बैलेंस इतना सारा होगा और क्रेडिट बैलेंस चुनना सा इतना सा होगा, माइनॉरिटी सा होगा, माइनॉरिटी सा होगा, क्रेडिट बैलेंस बहुत माइनॉरिटी सा होगा। क्यों? डेटर के अकाउंट में डेबिट बैलेंस आना रूटीन है और क्रेडिट बैलेंस एक्सेप्शन है। डेटर के अकाउंट में बेटा सोचो, डेबिट बैलेंस रूटीन है और क्रेडिट बैलेंस एक्सेप्शन है, वंस इन अ ब्लू मून कभी अराइज हो जाता है। बच्चे ने कहा साबित करो, मैंने कहा करता हूं। इधर देखो, चलो ये देखो मेरा पहला पॉइंट, यहां देखो, सेल्स रिटर्न आफ्टर फुल पेमेंट। सेल रिटर्न आफ्टर फुल पेमेंट, कोई भी दुनिया में इतना बेवकूफ नहीं होता कि बगैर गुड्स चेक किए पेमेंट कर दे। सब बड़े चालाक होते हैं, लोग पहले चेक करके तसल्ली करके फिर पेमेंट करते हैं, ऐसा कोई बेवकूफ नहीं होता। तो ये बड़े साल 100 में से कोई 1000 में से एक ऐसा पागल होता है कि बगैर गुड्स देके पेमेंट कर दे, तो ये एक्सेप्शनल बात है। दूसरा, ओवर पेमेंट। कौन करता है ओवर पेमेंट? तुम लोगों ने कभी हमें ओवर पेमेंट की है? तुम लोगों ने कभी ओवर पेमेंट की है? कोई नहीं करता ओवर पेमेंट, सब चालाक हैं। ये तो कोई बहुत बड़ा दीवाना होता है जो ओवर पेमेंट गलती से कर देता है। तो देखो, ये बातें एक्सेप्शनल बातें, ये बातें एक्सेप्शनल बातें, रूटीन नहीं है। हाँ, एडवांस पेमेंट जो है ना, वो कुछ बिजनेसेस में रूटीन हो सकता है, जैसे हमारे काम में एडवांस ही फीस लेते हैं, वरना नॉर्मली क्रेडिट का जहां धंधा होता है ना, जहां क्रेडिट का धंधा होता है वहां एडवांस पेमेंट नहीं आती। जिन बिजनेसेस में क्रेडिट का धंधा होता है वहां एडवांस पेमेंट नहीं आती। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए थे, ये एक्सेप्शंस थी, ये रूटीन नहीं था। तो याद रखना, आज के बाद डेटर कंट्रोल अकाउंट में अगर दो ब्रॉड डाउन या दो कैरेट डाउन आ रहे होंगे, तो उसमें डेबिट बैलेंस रूटीन होगा और क्रेडिट बैलेंस एक्सेप्शन होगा। पढ़ लें, लिख लें, मैं थोड़ी देर चुप हूं। मैं चुप हूं, लिख लो लिख लो। पूरी लॉजिकल बातें की हैं, जितनी बातें मैंने की हैं सबके पीछे मंतक था, सबके पीछे लॉजिक थी, वजह वजह के साथ बात कर रहा हूं।
देख लो एक बार। अब इधर आए, यहाँ देखें। अब मैंने एक बात बोलूं, थोड़ा सा अल्लाह ताला ने अकल दी, अब आसानी से समझो। जिस तरह डेटर्स के अकाउंट में, मेरी तरफ देखें, डेटर्स कंट्रोल अकाउंट में डेबिट बैलेंस रूटीन है, क्रेडिट बैलेंस एक्सेप्शन है। डेटर्स कंट्रोल अकाउंट में डेबिट बैलेंस रूटीन है, क्रेडिट बैलेंस एक्सेप्शन है। इन्हीं बातों को उल्टा कर दो, इन्हीं बातों को उल्टा कर दो। तो याद रखना, ये देखो इधर देखो, अगर आज के बाद तुम क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट बनाओगे, आज के बाद क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट बनाओगे, इन्हीं बातों को उल्टा कर दो, तो क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस रूटीन होगा। क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट असल में उधार का अकाउंट है। क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट असल में उधार का अकाउंट है, तो वहां क्रेडिट बैलेंस रूटीन होगा और डेबिट बैलेंस एक्सेप्शन होगा। क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट हकीकत में उधार का अकाउंट है, वहां क्रेडिट बैलेंस रूटीन होगा और डेबिट बैलेंस एक्सेप्शन होगा। इन्हीं बातों को उल्टा कर दो, जो कहानियां सुनाई उनका उल्टा कर दो। तो देखें, आज के बाद क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस रूटीन होगा और डेबिट बैलेंस एक्सेप्शन होगा, और डेबिट बैलेंस एक्सेप्शन होगा। ठीक है, यही है। तो अब ये देखो, ये दोनों कंट्रोल अकाउंट आपके सामने गिवन है। अब अज्यूम करते हैं कि एग्जामिनर तुमसे बोलता है, एग्जामिनर तुम्हें बोलता है कि तुम्हें ईयर एंड पे बैलेंस शीट बनानी है। याद है, तुम लोगों ने एसओएफपी पढ़ी हुई है, तुम्हें एसओएफपी बनानी है, वो कहता है एसओएफपी बनानी है। तो अब देखें, इधर देखें, ये जो डेटर कंट्रोल अकाउंट में ना, एक बात सिर्फ जहन में याद रखें, लिख लें कहीं। डेबिट बैलेंस इज रिसीवेबल, क्रेडिट बैलेंस इज लायबिलिटी। डेबिट बैलेंस इज रिसीवेबल, क्रेडिट बैलेंस इज लायबिलिटी। डेबिट बैलेंस इज रिसीवेबल, क्रेडिट बैलेंस इज लायबिलिटी। अब बताओ, डेटर कंट्रोल अकाउंट को देखो, तो उसमें रिसीवेबल कितना है? डेटर कंट्रोल अकाउंट में तुम्हारे पास कितना रिसीवेबल है? ये रहा रिसीवेबल, ये रहा 50,000 का रिसीवेबल है। डेटर कंट्रोल अकाउंट में 50,000 का रिसीवेबल है, यानी डेबिट बैलेंस 50,000 का। और इधर आओ, क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट में डेबिट बैलेंस कितना है? 1000 का है। डेटर कंट्रोल अकाउंट में डेबिट बैलेंस 50,000 का है और क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट में डेबिट बैलेंस है 1000 का। तो याद रखना, डेबिट बैलेंस इज योर रिसीवेबल। तो अब ईयर एंड पर एसओएफपी बनेगी ना, तो उसमें रिसीवेबल कितना जाएगा बताऊं? तो देखो, रिसीवेबल जाएगा 50,000 प्लस 1,000, दोनों अकाउंट के मिला के टोटल रिसीवेबल लिख देंगे 51। सही है। और इसी अकाउंट में अब देखते हैं पेबल कितना जाएगा आपकी एसओएफपी में। पेबल यानी लायबिलिटी कितनी जाएगी? लायबिलिटी कैसे पता लगती है? क्रेडिट बैलेंस से। लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट बैलेंस। बताओ, क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस कितना है? क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस कितना है? 1,00,000। क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस 1,00,000 है, और डेटर कंट्रोल अकाउंट में ये देखो, ये देखो, ये देखो क्रेडिट बैलेंस कितना है? 500। तो ये दोनों जो क्रेडिट बैलेंस है ना, ये जो दोनों क्रेडिट बैलेंसेस है ना, ये जो दोनों क्रेडिट बैलेंस है, ये लायबिलिटी है। तो टोटल लायबिलिटी बैलेंस शीट में कितनी जाएगी? 1,00,000 प्लस 500, ये जाएगी 1,00500। 1,00500, ये देख लो, ये देख लो। एक बार कॉपी भी कर लें, एक बार कॉपी जरूर करें, एक बार कॉपी जरूर करें प्लीज। कॉपी करें, कॉपी करना फायदेमंद है, आप बाद में आराम से आपको काम आएगा नोट्स। ये लिखे आमने सामने, डेटर कंट्रोल अकाउंट बनाए, क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट बनाए, और एक छोटी सी एसओएफपी का सैंपल बनाए कि एसओएफपी में जितने भी रिसीवेबल्स हैं वो एक साथ जाएंगे। तो रिसीवेबल्स का हिंट क्या है? डेबिट बैलेंस। रिसीवेबल्स की हिंट क्या है? डेबिट बैलेंस। और पेबल्स की हिंट क्या है? क्रेडिट बैलेंस। बेटा नोट डाउन कर लिया? ये अकाउंट्स बना ले।
प्लीज अकाउंट बना लें बच्चों। लिख लिया है, बोले। अब देखिए, थोड़ी सी मैं और आपको थ्योरी पढ़ाना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी और थ्योरी पढ़ाना चाह रहा हूँ ताकि तुम लोग का दिमाग बने इसकी टॉपिक की थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में। देखो सुनो, ये मैंने क्या इब्तिदा की कि डेटर हमारा एसेट होता है। बहुत आराम से सुने, डेटर हमारा एसेट होता है और एसेट का नेचर डेबिट होता है, तो एसेट के अकाउंट में डेबिट बैलेंस आना चाहिए। लेकिन कभी कभार डेटर के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस भी आ जाता है। और वो क्यों आता है? क्योंकि हमारा डेटर हमारा क्रेडिटर बन जाता है, हमारा डेटर हमारा क्रेडिटर बन जाता है, हमारा रिसीवेबल हमारी लाइबिलिटी बन जाती है। और उसकी कुछ रीजन मैंने ये लिखी है, देखें सैंपल्स लिखे हैं, देखें ये सैंपल्स 3 आपके सामने लिखे। तो इन 3 सैंपल्स की वजह से, इन 3 सैंपल्स की वजह से हमारा रिसीवेबल पेएबल में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा रिसीवेबल पेएबल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी हमारा वो क्रेडिटर बन जाता है, यानी क्रेडिट बैलेंस में कन्वर्ट हो जाता है। सही है? अब एक सवाल आया बच्चे का, बच्चे ने कहा इन 3 रीजंस की वजह से रिसीवेबल पेएबल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी क्रेडिट बैलेंस जिंदा होता है। इन 3 रीजंस की वजह से क्रेडिट बैलेंस का जन्म होता है, क्रेडिट बैलेंस जिंदा होता है, क्रेडिट बैलेंस पैदा होता है। इन 3 रीजंस की वजह से क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है ना। तो सर हाउ कैन वी रिड्यूस, इस क्रेडिट बैलेंस का खात्मा कैसे कर सकते हैं, इस लायबिलिटी का खात्मा कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा उसके भी तरीके हैं, उसके भी तरीके हैं। ये देखो 3 बातें याद रखना, तुमने लिख ली यहाँ। इन तीन चीजों की वजह से क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है, क्रेडिट बैलेंस का जन्म होता है। तो आइए आइए कुछ बातें बताता हूँ। इन बातों की वजह से क्रेडिट बैलेंस का खात्मा होगा, इन बातों की वजह से क्रेडिट बैलेंस का खात्मा होगा। हाउ टू रिमूव, ये देखें, हाउ टू रिमूव, हाउ टू रिमूव, ये देखें हाउ टू रिमूव क्रेडिट और डिक्रीज क्रेडिट बैलेंस ऑफ अ डेटर अकाउंट। नंबर 1 क्या लिखा है? थ्रू कैश रिफंड। आराम से सुनो, पहला किस्सा याद है? सेल्स रिटर्न आफ्टर फुल पेमेंट। मेरी तरफ देखो, यहां तो देखो, मैंने एक बंदे को पहले सेल की, रिसीवेबल बुक किया, मैंने एक बंदे को क्रेडिट सेल किया और रिसीवेबल बुक किया, उस बेचारे ने 3 दिन बाद पेमेंट कर दी, हिसाब किताब क्लियर, हिसाब किताब क्लियर। अब 5वें दिन जब उसने मुझे गुड्स खोली ना, उसने गुड्स जैसे ही खोली सारी खराब थी, तो अब जब उसने गुड्स वापस की तो मुझ पर उधार आ गया ना। अब जब उसने मुझे गुड्स वापस की तो मुझ पर उधार आ गया ना। तो बस मैं क्या करूंगा, मैं कैश रिफंड कर दूंगा। मैं जैसे ही कैश रिफंड करूंगा मेरा उधार खत्म। तो कैश रिफंड करते ही आपका क्रेडिट बैलेंस कम हो जाएगा। कैश रिफंड करते ही, कैश रिफंड टू कस्टमर करते ही आपका क्रेडिट बैलेंस खत्म हो जाएगा। हाँ, दूसरा किस्सा, ओवर पेमेंट याद है? ओवर पेमेंट याद है? मैंने एक बंदे को 3,000 रुपए की सेल की थी, मैंने एक बंदे को 3,000 की सेल की थी, लेकिन उस बेचारे ने गलती से मुझे 5,000 दे दिए थे। उस बेचारे ने गलती से मुझे 5,000 दे दिए थे। तो याद है, अब मैं उसको 2,000 रुपए वापस कर दूंगा। अब मेरे पास 2,000 की लायबिलिटी आ गई ना, मुझ पर 2,000 की लायबिलिटी आ गई, तो मैं उसको कैश रिफंड कर दूंगा। तो जब भी मैं कैश रिफंड करूंगा मेरा क्रेडिट बैलेंस कम होगा, जब भी मैं कैश रिफंड करूंगा मेरा क्रेडिट बैलेंस कम होगा। अच्छा, तुम्हें याद होगा जब शुरू में कोर्स के बीच में कहीं ना कहीं कैश रिफंड आता था, तो मैं आपको बोलता था मैं कैश रिफंड की आपको रीजनिंग दूंगा, वो ये दिन है, वो ये दिन है, ये कैश रिफंड की रीजनिंग है कि जब हमारा डेटर क्रेडिटर में कन्वर्ट हो जाता है तो वी डू कैश रिफंड, जब हमारा डेटर क्रेडिटर में कन्वर्ट हो जाता है तो वी डू कैश रिफंड। ओके, हाँ। अब इधर देखें, नंबर 2 क्या है? सेल्स मेड अगेंस्ट एडवांस पेमेंट। बहुत जबरदस्त, सुनो, ऊपर आपने अभी पढ़ा था कि कोई आपको एडवांस देके चले जाए, कोई कस्टमर एडवांस देके चले जाए तो एडवांस इनकम इज ऑलवेज अ लायबिलिटी, एडवांस इनकम इज ऑलवेज अ लायबिलिटी। तो उसने आपको एडवांस दिया तो आपकी लायबिलिटी बढ़ी। 5 दिन बाद आप गुड्स बना के उसको डिलीवर कर देना, गुड्स बना के उसको डिलीवर कर देना। तो जैसे ही आप गुड्स डिलीवर करोगे, जैसे ही सेल्स करोगे, जैसे ही गुड्स डिलीवर यानी सेल्स करोगे, आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो देखो पढ़ो, सेल्स मेड अगेंस्ट एडवांस पेमेंट, एडवांस पेमेंट के अगेंस्ट आपने सेल्स कर दिया, आपकी लायबिलिटी खत्म। या इसको यूं सोचो, बेटा आप लोग हमें एडवांस फीस देते हो तो हमारी लायबिलिटी बढ़ती है, आप लोग हमें एडवांस फीस देते हो हमारी लायबिलिटी बढ़ती है। तो जिस दिन हम आपको पढ़ा के कोर्स कंप्लीट करा देते हैं हमारी लायबिलिटी खत्म, जिस दिन हम सर्विस पूरी दे देते हैं हमारी लायबिलिटी खत्म।
सही है। तो ये तरीका कार है क्रेडिट बैलेंस को खत्म करने का, ये याद रखना, थियोरेटिकली एक चीज जहन में रखना, ये तरीका कार है क्रेडिट बैलेंस को खत्म करने का। कर लिया। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही बेसिक चीज सिखा रहा हूँ लेजर की। शायद मैंने पहले पढ़ाई है या नहीं पढ़ाई है, लेकिन अब मैं ऑफिशियली पढ़ा रहा हूँ, सही है। और ये बहुत ही बच्चों वाली चीज है, जो बड़े बड़े बच्चों को काफी कई कई साल गुजर जाते हैं और वो ये गलती करते हैं। आप लोगों ने गलती आज के बाद कभी नहीं करनी होगी, सही है। ये देखें, एक बेसिक चीज सिखा रहा हूँ। ये एक टी अकाउंट है, सही है। ये लेजर नजर आ रहा है, ये देखो बेटा। अगर बीडी यहां आ रहा है ना, इसको बोलते हैं, ये देखें, इसका नाम है ओपनिंग डेबिट बैलेंस। इसका नाम है ओपनिंग डेबिट बैलेंस। बीडी अगर यहां आ रहा है तो इसका नाम है ओपनिंग डेबिट बैलेंस, ओपनिंग डेबिट बैलेंस, सही है। अब सुने, बीडी जब यहां आता है ना, तो इसी ब्रॉड डाउन का कैरेट डाउन इस साइड पे आता है, देखें इधर देखें, इसी ब्रॉड डाउन का कैरेट डाउन यहां आता है। और अब एक बात सुनो, इसको कैसे पुकारेंगे, इस बैलेंस को, इस कैरेट डाउन को कैसे पुकारेंगे बताओ। इसको यूं बोलते हैं, देखो पुकारना सीखो, इसको बोलते हैं क्लोजिंग डेबिट बैलेंस, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। बच्चे ने कहा यार ये क्या कर रहे हो आप, इसको क्लोजिंग डेबिट बैलेंस क्यों बोल रहे हो, ये तो क्रेडिट साइड पे, ये तो क्रेडिट साइड पे नहीं। अब उसूल सुनो, कभी भी किसी कैरेट डाउन को पुकारना हो, कान खोलो, कान खोलो, कभी भी किसी कैरेट डाउन को पुकारना हो तो उसको उसकी ब्रॉड डाउन वाली साइड से पुकारते हैं। बताओ, ये सीडी इधर है तो नेक्स्ट ईयर बीडी यहां आएगा, ये सीडी इधर है तो नेक्स्ट ईयर बीडी यहां आएगा। तो कभी भी, डायलॉग सुनो, ये बड़े अहम डायलॉग है, कभी भी किसी कैरेट डाउन को पुकारना हो, आवाज देनी हो, तो उसको उसकी ब्रॉड डाउन वाली साइड से पुकारते हैं। कभी भी किसी कैरेट डाउन को पुकारना हो, उसको आवाज देनी हो, तो उसको उसको ब्रॉड डाउन वाली साइड से पुकारते हैं, सही है। तो ये तुम्हारा ओपनिंग डेबिट बैलेंस है और ये क्लोजिंग डेबिट बैलेंस कहलाता है। देख लो, ये बेशक क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, लेकिन इसको पुकारते हैं इसकी डेबिट साइड से, इसकी इसकी ब्रॉड डाउन वाली साइड से। तो कैरेट डाउन अगर इधर है तो ब्रॉड डाउन डेबिट पे होगा ना, तो इसको यूं बोलेंगे क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। याद रखना, पूरी दुनिया का उसूल है ये। इसी तरह ये होता है हमारा ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, ये है हमारा ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस। सुनिए, और बेटा ये जो है ना, इधर देखो, ये है हमारा क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस, ये है क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस, सही है। इसको बोलते हैं क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस। क्यों, मैंने क्या बोला था अभी, कभी भी किसी कैरेट डाउन को पुकारना हो तो उसकी ब्रॉड डाउन वाली साइड से पुकारते हैं। अगर इसका सीडी यहाँ है तो बीडी इधर आएगा नेक्स्ट ईयर, सीडी इस साइड पे तो बीडी इस साइड पे आएगा। तो याद रखना, कभी भी किसी क्रेडिट, कभी भी किसी कभी भी किसी कभी भी किसी कैरेट डाउन को पुकारना हो तो उसको उसकी ब्रॉड डाउन वाली साइड से पुकारते हैं, उसको उसकी ब्रॉड डाउन वाली साइड से पुकारते हैं, ठीक है। ये लिखो, ये बिल्कुल कॉपी करो। बेटा लिखो, ये कॉपी करो। बेटा ये कॉपी करें। अब देखो, एक बात सुनो, एक बात अपने जहनों में रखो, बहुत आसान बात कर रहा हूँ। डेबिट बैलेंस इज एसेट, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, सही है। एसेट का कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस, और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, सही है। तो अब देखें, जितने भी दुनिया में एसेट के अकाउंट होंगे ना, तो उसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा, इसको ओपनिंग डेबिट बैलेंस बोलते हैं, देखें।
और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आएगा, इसको बोलते हैं क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। ये एसेट के लिए है, सही है। दुनिया में जहां भी आप एसेट का अकाउंट देखोगे तो एसेट के अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस इस साइड पे आ रहा होगा, देख लो जो मैंने ग्रीन हाईलाइटर से लिखा है, और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आ रहा होगा, क्योंकि एसेट का नेचर डेबिट है। तो ये एसेट का ओपनिंग है और ये एसेट का क्लोजिंग है। और दुनिया में जब भी लाइबिलिटी का आप अकाउंट देखोगे, लाइबिलिटी की पहचान क्या है? लाइबिलिटी का ओपनिंग यहाँ आता है, ये देख लो, और लाइबिलिटी का क्लोजिंग यहाँ आता है, सही है। क्योंकि ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस और क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट है, लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट है, नहीं भूलना। ये जो ब्लू हाइलाइटर लिखा है ये लाइबिलिटी है, सही है, मत भूलना इस बात को। अब जरा सुने, मैं आपके सामने एक छोटी सी एक्टिविटी सॉल्व कर रहा हूँ। देखो, एक छोटी सी एक्टिविटी, ये मैंने आपके सामने बनाया डेटर्स कंट्रोल अकाउंट, और ये बनाया है क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट। देखो, अब आपको कंप्यूटर पे ऐसा सवाल आ सकता है, समझ लो, ऐसा सवाल वो बना के दे सकता है। इधर देखें, उसने ईयर एंड के नंबर्स देगा, कैरेट डाउन देगा, प्लीज होश में रहना। उसने आपको यहाँ कैरेट डाउन दिया हुआ है 5 लाख का, ये दिया हुआ है 2,000 का, ठीक है, देखते रहें। अब मैंने आपको बता दिया है, ये दिया हुआ है 3 लाख का, और ये दिया हुआ है 5,000 रुपए का, सही है। ये सारे कैरेट डाउन दिए हुए हैं, और आपको पता है आज के बाद डेटर कंट्रोल अकाउंट में और क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट में 2 ब्रॉड डाउन और 2 कैरेट डाउन आ सकते हैं, मैंने ऊपर डिस्कशन कर ली है। अब वो आपसे कह रहे हैं बताओ एसओएफई बनानी है। इधर देखें, ईयर एंड के टोटल रिसीवेबल्स कितने होंगे, ईयर एंड के टोटल रिसीवेबल्स कितने होंगे ये बताएं, और ईयर एंड के टोटल पेबल्स कितने होंगे ये बताएं। बताएं, ईयर एंड के टोटल रिसीवेबल्स कितने होंगे और टोटल पेबल्स कितने होंगे, इन अकाउंट्स को देख के बताएं। आप लोग मुझे चैट बॉक्स में आंसर देना शुरू करें, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में आंसर देना शुरू करें। सब जवाब जवाब रजिस्टर कराएं, जवाब लिख के दें, जवाब लिख के दें, इधर इधर चैट बॉक्स में जवाब लिखें, कितना टोटल रिसीवेबल आएगा और कितना पेबल आएगा। देखो ऐसे अकाउंट अगर बने हुए हैं तो बेटा जवाब दो इधर। एक जवाब सही आया है। गुड गुड, कुछ लोगों के जवाब सही आ रहे हैं, सही आ रहे हैं। देखें, एक बहुत ही छोटी बेबी बात कर दूं, रिसीवेबल इज योर डेबिट बैलेंस। रिसीवेबल एसेट है ना, तो एसेट डेबिट बैलेंस होता है। अब मुझे बताओ, इन दोनों अकाउंट में से डेबिट बैलेंस ढूंढते हैं, लेकिन क्लोजिंग डेबिट बैलेंस ढूंढना है। क्लोजिंग डेबिट बैलेंस अभी पड़ा है, देखो, तो इस अकाउंट में क्लोजिंग डेबिट बैलेंस ये रहा, देखो इस अकाउंट में क्लोजिंग डेबिट बैलेंस ये रहा, और इसमें ये रहा। दोनों अकाउंट का क्लोजिंग डेबिट बैलेंस ये दोनों ऐड कर लो। एक 5 लाख है, एक 5,000 है, एक 5 लाख है, एक 5,000 है, तो टोटल तुम्हारे पास आ जाएगा 5,05,000। 5,05,000 का तुम्हारा रिसीवेबल आ जाएगा, 5,05,000 का तुम्हारा रिसीवेबल आ जाएगा, 5,05,000 का बेटा तुम्हारा रिसीवेबल आ जाएगा। हाँ, अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ पेबल क्या होता है। पेबल जो है वो तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस होता है। पेबल क्या होता है? वो तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बताओ, इस अकाउंट में क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस ये रहा, और इस अकाउंट का क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस ये रहा। तो अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका टोटल ये पेबल आ जाएगा, खत्म। ऐसा सवाल भी बन के आ सकता है।
ऐसा सवाल भी बन के आ सकता है। लिख लो, कॉपी जरूर करना है, कॉपी जरूर करना है, ठीक है, कॉपी जरूर करना है, करें। बेटा लिख लें, प्लीज लिख लें बच्चों, प्लीज राइट इट डाउन, सब लिखें। कर लिया, बोलो। बोलो भाई। अब यहाँ से हमारा कॉन्सेप्चुअल गेम खत्म हो गया। अब मैं आपको सिंपल एक दो कंट्रोल अकाउंट नॉर्मल बनाऊंगा जो पहले नहीं बनवाए थे, सिर्फ विद डबल डेबिट बैलेंस, और कुछ भी नहीं है। अब कोई रिकंसिलेशन कुछ भी नहीं है। असल ये कॉन्सेप्ट जो महंगा कॉन्सेप्ट था वो तुम्हें दे दिया मैंने ऊपर, ठीक है। अब मैं सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने लेकर हूँ, सॉल्व करते हैं। देखें, एक मैं अपना सवाल बना रहा हूँ। टोटल डेटर्स एट 1st of January 18, ये देख लें, 2 लाख। सब देखें, क्रेडिट सेल्स हुई है इस साल की 3 लाख की। सेल, क्वेश्चन कॉपी करें प्लीज। सेल रिटर्न हुई है 10,000 की। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ये है 250, सही है। फिर आपके पास डिस्काउंट अलाउड है 5,000, बैड डेट्स है 3,000, ठीक है। अब देखें, एक लाइन में रंग चेंज करके लिख रहा हूं। क्रेडिट बैलेंस इन सेल्स लेजर एट 31st December 18, 4,000 रिक्वायर्ड। चलो बेटा, ये क्वेश्चन लिख लें, फिर मैं सॉल्व कर देता हूं। क्वेश्चन लिख लें, आराम से सॉल्व होगा। क्वेश्चन लिख लें, आराम से मजे से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन लिख लो प्लीज एंड बी कॉन्फिडेंट। चलें, लिख लिया बेटा, क्वेश्चन कॉपी कर लिया। अब मैं आपके सामने देखें, मैं आपके सामने इसका अकाउंट बनाता हूं। देखो, उसने बोला ना कंट्रोल अकाउंट बनाओ,
मैं कंट्रोल अकाउंट इसका बना रहा हूँ, ये देखें, ये देख लो, डेटर्स कंट्रोल अकाउंट मैंने यहाँ लिखा, आराम से सुने। अब ये कोई बड़ा काम नहीं है, तुम लोग बड़े पहाड़ तोड़ चुके हो, रिकंसिलेशन पहाड़ था, ये कुछ भी नहीं है, ये वही फॉर्म फिलिंग एक्सरसाइज फिर से आ गई। सबसे पहले कह रहा है टोटल डेटर्स यानी रिसीवेबल, ईयर के स्टार्टिंग में रिसीवेबल है, सिर्फ रिसीवेबल है, सिर्फ रिसीवेबल है, तो रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस आता है, देखो ओपनिंग डेबिट बैलेंस कितना है, 2 लाख, ये ओपनिंग रिसीवेबल लिख दिए। अब मुझे बताओ, सिंपल कंट्रोल अकाउंट बनाना है, कुछ भी नहीं, सोचो भी नहीं मुश्किल काम। क्रेडिट सेल्स, तुम सबको पता है क्रेडिट सेल्स की वजह से डेटर बढ़ता है ना, क्रेडिट सेल्स की वजह से डेटर बढ़ता है, ये देखो डेटर बढ़ा दिया 3 लाख से। अच्छा, फिर सेल्स रिटर्न की वजह से डेटर कम होता है, सबको पता है सेल रिटर्न की वजह से डेटर क्या होता है, कम होता है। चलो सेल्स रिटर्न कितना है बेटा, 10,000। चलो फिर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर से पैसा आता है, डेटर से पैसा आता है तो डेटर कम हो जाता है, याद है, यहाँ आता है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डमी पड़ा ही है ना। फिर डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड 5,000 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद बेड डेट्स, बेड डेट से भी डेटर कम होता है, कितना है, 3,000। ये सब लिख दिया। इस तरह के सवाल तो तुमने बहुत किए थे यार, इस तरह के सवाल। बस अब एक एक्सेप्शन आएगी, अब देखो एक एक्सेप्शन, अब सवाल में एक अजीब लाइन लिखी हुई आएगी, देखें यहाँ, सब देखें। अब क्या मैंने देखें, अब सब अब जाग जाएं, प्लीज जागें। क्रेडिट बैलेंस, मेरी आंखें इन सेल्स लेजर, क्रेडिट बैलेंस इन सेल लेजर, मेरी आंखें टाइम निकल आई, मैंने भाई ये क्या, सेल लेजर का मतलब डेटर अकाउंट, सेल लेजर का मतलब डेटर अकाउंट, और डेटर के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस, डेटर के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस। मैंने कहा यार ये क्या है, डेटर तो मेरा एसेट होता है। मैं अपने आप से बातें करने लगा, मैं अजीब हो गया, मैंने कहा ये क्या है, डेटर तो हमारा एसेट होता है, तो एसेट के अकाउंट में तो डेबिट बैलेंस आना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस कैसे आ गया। तो मुझे फौरन से याद आया, दिमाग में जगमग हुआ, याद है वो एक्सेप्शंस, याद है वो एक्सेप्शंस, यार भूल गए, जो एक्सेप्शन नहीं पढ़ाई थी आज ही, तो मैं फौरन याद आया, हाँ उन एक्सेप्शंस की वजह से हमारा डेटर क्रेडिटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो अब ये क्रेडिट बैलेंस उसकी वजह से आया। अब इसकी तारीख पढ़ो, ये किस दिन का है, डेट पढ़ो, ये डेट पढ़ो, ये किस दिन का है, बोलो ये किस दिन का है, डेट पढ़ो, 31 दिसंबर 2018 इन ईयर का स्टार्टिंग। देखो ये ओपनिंग डेट थी, 1 जनवरी 18 बिगनिंग थी, तो ये क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस है ना, ये क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस है ना। अब देखें इधर, देखें मैं इसको लिखता कैसा हूं, देखो रंग चेंज करके लिखता हूं। अगर ये ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस होता, देखो यहाँ आता, अगर ये ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस होता, देखो यहाँ आता ओपनिंग साइड पे, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस अभी पड़ा है इस साइड पे आएगा, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस है तो इस साइड पे आएगा, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस है तो इस साइड पे आएगा, भाई याद है। अब फाइनली वो आपसे कह रहा है कि कंट्रोल अकाउंट को क्लोज करके क्लोजिंग डेबिट बैलेंस बता दो, कंट्रोल अकाउंट को नॉर्मल क्लोज कर दो। अब बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ देखें, ये देखें, इसको, ये लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करो, ये 3 बातें देखो, ये तीनों, ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करो और राइट हैंड साइड को लेस करो। लेफ्ट हैंड साइड को पूरी ऐड करो, 2 लाख, 3 लाख, 200,000, 300,000 और 4,000, इन सबको ऐड करो और राइट हैंड साइड को लेस करो, तो यू विल सिंपली गेट योर क्लोजिंग डेबिट बैलेंस, यू विल सिंपली गेट योर क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। बताओ कितना आया, पूरी लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करो और पूरी राइट हैंड साइड को लेस करो, पूरी लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करो और राइट हैंड साइड को लेस करो। टू 236,000 ये आपका आंसर आया है, 236,000 ये आपका क्लोजिंग डेबिट बैलेंस आया है, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस आया है, सही है। हाँ अब देखो भाई, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मैंने तुम्हें इसको पुकारना भी सिखाया, मैंने नाम लेना भी सिखाया। देखो मेरे बच्चों इधर देखो, इस चीज को बोलते हैं, ये जो चीज है ना, इसको बोलते हैं क्लोजिंग डेबिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस है, याद है। और इसको कहते थे, याद है अभी सिखाया था, इसको बोलते हैं क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस, सही है। अब चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखो एग्जामिनर भी पूछ सकता है। अब अगर आपको ईयर एंड पे यही अकाउंट आपने अभी बनाया पहले, फिर आपसे किसी ने इंटरव्यू में सवाल किए, यही अकाउंट आपने बनाया, फिर किसी ने आपसे सवाल किए, बताओ ईयर एंड पर इस अकाउंट में से ईयर एंड पे रिसीवेबल कितना रिपोर्ट होगा, बताओ मुझे लिख के दो चैट बॉक्स में। इस अकाउंट के अंदर से रिसीवेबल कितना रिपोर्ट होगा, इस अकाउंट में रिसीवेबल कितना रिपोर्ट होगा, बोलो। इस अकाउंट में से रिसीवेबल कितना रिपोर्ट होगा, वेरी गुड 236। बेटा इसमें ये रहा रिसीवेबल, ये रहा रिसीवेबल, ये जो है ना आपका, ये डेबिट बैलेंस हमारा रिसीवेबल होता है, ये डेबिट बैलेंस हमारा क्या है, रिसीवेबल है, ये हमारा रिसीवेबल है। अब मुझे बताओ इस अकाउंट में पेबल कितना रिपोर्ट होगा, इस अकाउंट के अंदर से ईयर एंड पर पेबल पेबल लाइबिलिटी कितनी रिपोर्ट होगी, इस अकाउंट से लाइबिलिटी कितनी रिपोर्ट होगी, बताओ बताओ। 4,000 ये रही।
ये जो क्रेडिट बैलेंस है नहीं हमारी लाइबिलिटी है, ये इस अकाउंट की लाइबिलिटी रिपोर्ट होगी, ये इस अकाउंट से लाइबिलिटी रिपोर्ट होगी, ये इस अकाउंट से लाइबिलिटी रिपोर्ट होगी। ईयर एंड की बात कर रहा हूँ, ईयर एंड की बात कर रहा हूँ। सही, चलो बेटा इसको कॉपी करो, कॉपी करो प्लीज, प्लीज कॉपी करें, बात माने, बात माने। बेटा लिख लिया, माय डियर स्टूडेंट्स लिख लिया, बताएं। चलो एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं। अब मैं क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट का सवाल बना के देता हूं, सुनो। आप लोग क्वेश्चन लिखते जाएं साथ साथ। चलो बेटा, ये जो लाल मार्कर से लिखा है ना डेबिट बैलेंस, देखो डीआर का मतलब डेबिट बैलेंस इन अ परचेज लेजर अकाउंट एट 31 दिसंबर 18। चलें, आपके सामने रिक्वेस्ट ये है कि आप यहां पर एक क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट बनाएं, एक क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट बनाएं। चलें बी एक्टिव यार, अब इससे बहुत मुश्किल काम कर लिए तुम लोगों ने, मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल काम कर चुके हो तुम लोग सारे।
करें बेटा, सॉल्व करें। अब ओपनिंग क्रेडिटर्स एट 1st ऑफ जनवरी 2018, बेटा डायरेक्ट आपको ओपनिंग क्रेडिटर दिया हुआ है, दैट इज योर ओपनिंग लायबिलिटी। ओपनिंग क्रेडिटर आपकी ओपनिंग लायबिलिटी होती है। देखो चुपचाप आपने यहाँ ईयर के स्टार्टिंग में 1.5 लाख की लायबिलिटी लिखी, सही है। अब एक नॉर्मल सा क्रेडिटर का अकाउंट बना रहे हो, जो आप लोग को सिखाया था वही है ये। अब बताओ क्रेडिट परचेजेस की वजह से क्रेडिटर बढ़ता है, तो यहाँ आ जाएगी क्रेडिट परचेजेस। कितनी है क्रेडिट परचेजेस? ये है 400,000, ठीक है। अब देखें परचेज रिटर्न की वजह से क्रेडिटर कम होता है, यहां आ जाएगा। ठीक है, आप सप्लायर को पेमेंट करोगे तो भी क्रेडिटर कम होगा। कितना है बेटा? यह है 2,80,000, सही है। फिर डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव की वजह से भी क्रेडिटर कम होता है, वो यहां आ जाएगा। सेट ऑफ, सेट ऑफ की वजह से भी क्रेडिटर कम होता है, याद है? सेट ऑफ चेक चेक कर लो जाके। सेट ऑफ की वजह से भी क्रेडिटर कम होता है, वो यहां आ जाएगा। और अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुने। अब उसने लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस इन अ परचेजेस लेजर। परचेजेस लेजर मींस क्रेडिटर। तो पहले तो मैं हैरान हो गया, मैंने जब इतना हिस्सा पढ़ा ना, डेबिट बैलेंस इन अ परचेज लेजर यानी क्रेडिटर के अकाउंट, क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी। तो लायबिलिटी के अकाउंट में डेबिट बैलेंस कैसे आ गया? लायबिलिटी के, तो मुझे याद आया वही एक्सेप्शंस, मुझे याद आई वही एक्सेप्शन जो पढ़ाई थी, सही है। तो अब मैंने फौरन से डेट पढ़ी, ये किस दिन का है? ये डेबिट बैलेंस ईयर एंड का है, December 18। ये डेबिट बैलेंस बेटा ईयर एंड का है, देख लो December 18 का है, December 18 का है, नजर आ रहा है? हाँ। अब बताओ, अब बताओ, अगर ये ओपनिंग डेबिट बैलेंस होता तो इस साइड पे आता, अगर ये ओपनिंग डेबिट बैलेंस होता तो इस साइड पे आता है, ये क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। सोचो और फील करो, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस यहाँ आएगा, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस बेटा यहाँ आएगा, सही है। हाँ। अब आपसे वो फाइनली कह रहा है बताओ, अपने अकाउंट को क्लोज करके क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस निकाल दो, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस निकाल दो। तो ये राइट हैंड साइड पूरी ऐड कर लो, राइट हैंड साइड पूरी ऐड कर लो। 150,000, 400,000 और 3,500, 150,000, 400,000 और 3,500, और पूरी लेफ्ट हैंड साइड लेस कर दो, पूरी लेफ्ट हैंड साइड लेस कर दो। यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर। करो भाई। 228,500, 228,500 ये आंसर आया है। 228,500, 228,500 इज योर आंसर, 228,500 इज योर आंसर। अब बेटा अगर अभी एग्जामिनर आपसे बोलता है कि बताएं ईयर एंड की लायबिलिटी कितनी है, ईयर एंड पे पेबल्स कितना रिपोर्ट होगा बैलेंस शीट में, तो ये है लायबिलिटी। देखो बेटा ये चीज है लायबिलिटी, ये क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस है, तो ये आपकी लायबिलिटी रिपोर्ट होगी, ये आपकी, ये क्रेडिट बैलेंस है, ये आपका बैलेंस शीट में क्रेडिटर रिपोर्ट होगा, ये क्रेडिटर रिपोर्ट होगा, सही है। और ये डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है, तो ये रिसीवेबल यानी डेटर रिपोर्ट होगा, सही है। 3,500 का रिसीवेबल और 228,500 का पेबल रिपोर्ट होगा, देख लो।
अब कर लिया। बेटा अब ये चीज जहन में रखना। अब मैं आपको एक मजेदार छोटे सा एक क्विज करता हूं। एक क्विज करता हूं जनरल नॉलेज, सुने। देखें, मुझे एक बंदे से, एक ही बंदा है भाई, बंदा एक ही है, मुझे एक बंदे से रिसीव करने हैं 5,000 और उसी बंदे को पे करने हैं 3,000। देखो, मुझे एक बंदे से रिसीव करने हैं 5,000 और उसी बंदे को पे करने हैं 3,000। फिर सुन लो, बंदा एक ही है, मिस्टर ए। मिस्टर ए से रिसीव करने हैं 5 और मिस्टर ए को मुझे पे करने 3। बताओ सेट ऑफ की एंट्री कितने की बनेगी? सेट ऑफ की एंट्री कितने की बनेगी? सेट ऑफ की एंट्री यहाँ लिख के बताओ चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में लिख के बताओ। एक ही इंसान है, उससे रिसीव 5 करने और उसी को पे करने 3। सेट ऑफ की एंट्री कितने की बनेगी? जाओ चैट बॉक्स में बताओ, चलो। सेट ऑफ की एंट्री कितने की बनेगी बताओ, बताओ। लिखो बेटा, आंसर दो। आंसर प्लीज। मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे एक बंदे से रिसीव करने हैं 5,000 और उसको पे करने हैं 3। रिसीव करने हैं 5 और पे करने हैं 3। हाँ, तो अब सेट ऑफ की एंट्री कितने की बनेगी? अब देखो, मैं आपको बताऊं, आधे बच्चों ने गलत जवाब दिया है, मेजोरिटी ने गलत, और हमेशा बच्चे गलत जवाब देते हैं। ये एक डॉज है, तभी मैंने लिखा है मजेदार, ये डॉज है। सुने अब, सामने देखें, सामने देखें। मैंने एक बंदे से रिसीव करने हैं 5, उसको पे करने हैं 3। तो अब मैं उससे, इधर देखें, अब मैं उससे कट कटा के 2,000 रिसीव करूंगा। अब मैं उससे कट कटा के 2,000 रिसीव करूंगा, तो पैसों की एंट्री 2 की बनेगी। पैसों की एंट्री जो बनेगी वो 2 की बनेगी, जो कटेगा वो तो 3 कटेगा ना। पैसों की एंट्री डिफरेंस की बनती है। नहीं समझे भाई? मैंने एक बंदे से 5 लेने 3 देने, 5 लेने 3 देने। मैंने एक बंदे से, बेटा तो देखें, मैंने एक बंदे से 5 लेने हैं और 3 देने हैं। तो कट कटा के अब मैं उससे 2,000 रिसीव करूंगा ना, तो कैश की एंट्री 2 की बनेगी। कैश की जो सेट ऑफ की एंट्री है वो तो 3 की बनेगी ना। 3,000 कटे ना, 3,000 कटे तभी तो 2,000 का नेट अमाउंट पैसे रिसीव किए। नहीं समझे? तो याद रखना, ये डॉट सुनो, आज के बाद कभी भी 2 बैलेंस गिवन हो ना, तो ये एक फतवा दे रहा हूं, लोअर की सेट ऑफ की एंट्री बनती है। एक 5 और 3 गिवन है ना, तो लोअर की बनती है, लोअर की सेट ऑफ की एंट्री बनती है, लोअर की सेट ऑफ की एंट्री बनती है। याद रखना इस बात को, ये बड़ी एक डॉज है यार। 5 लेने हैं और 3 देने हैं, तो अब कट कटा के 2 ले लूंगा, तो कैश की एंट्री 2 की बनेगी, पैसों की एंट्री 2 की बनेगी। जो कटा वो तो 3 है ना, जो कटा जो ऑफसेट हुआ वो तो 3 है ना। तो जब भी 2 बैलेंसेस गिवन हो तो लोअर की एंट्री बनाना, याद रखना, ये डॉज होता है। अच्छे अच्छे वो गिरा देते हैं लोग। कर लिया। अब यहां देखें, इन योर अर्लियर स्टडीज वी स्टडीड डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। याद है बेटा? ये मैंने आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, टीचर्स आप लोगों को पढ़ाते हैं, सब पढ़ाते हैं, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आप लोगों को पढ़ाया था शुरू में। कोर्स के शुरू में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट पढ़ाया था। और मैंने कहा था कि जब कभी भी, सामने देखें, हम लोग सेलर होते हैं, सप्लायर होते हैं, और सामने वाला बंदा हमें गुड्स वापस करता है, तो हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं। जब भी हम सेलर यानी सप्लायर होते हैं और सामने वाला बंदा हमें गुड्स वापस करता है, तो हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं। याद है? ओके, पक्का? अब ये क्रेडिट नोट और ये डेबिट नोट सिर्फ
ये क्रेडिट नोट और डेबिट नोट सिर्फ उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, आगे और भी चीजें इसमें, आगे इसमें और भी चीजें हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, आपने अर्लियर स्टडीज में सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न के टॉपिक में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट पढ़ा था, वो बिल्कुल सही है, उसको नहीं भूलना, उसको नहीं भूलना, सही है। लेकिन ये और जगहों पे भी यूज होता है। अब मैं आपको सिंपल एक चीज समझा दूं, ये देखें, ये कोई भी इंडिविजुअल है, ये कोई भी इंडिविजुअल है। देखो मैं आपको एक टूल दे रहा हूं, एक आला कार दे रहा हूं, जिससे आप काम कर लोगे, जिससे आप काम हो जाएगा आपसे। सुनो, अगर कोई भी बंदा क्रेडिट नोट इशू करता है, कोई भी बिजनेसमैन क्रेडिट नोट इशू करता है, दैट मींस वो अपने अकाउंट को क्रेडिट कर रहा है, वो अपने अकाउंट को क्रेडिट कर रहा है, सही है। और कोई भी बिजनेसमैन डेबिट नोट इशू कर रहा है ना, तो दैट मींस वो अपने अकाउंट को डेबिट कर रहा है। मैं आगे लिख देता हूं, मींस ये पहले लाइन लिख लो। और ये लाइन उन बातों से भी लिंक्ड है जो आपको पहले पढ़ाए थे। पहले तो मैंने आपको एक बार डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न के साथ बेसिक्स में पढ़े थे, याद है। अब इसको ये लाइन भी लिखो, और मैं तुम्हें और चीजें बता दूं जो एग्जाम में आती है, कभी कभार एग्जाम में वो इस तरह की चीजें पूछते हैं, लिखो, मैं समझाता हूँ, बड़ी अच्छी चीज है। ये लिख लो, अगर कोई पार्टी क्रेडिट नोट इशू कर रही है, इसका मतलब वो अपने अकाउंट को क्रेडिट करेगी। देख लो भाई, आज के बाद अगर कोई पार्टी क्रेडिट नोट इशू कर रही है, तो इसका मतलब वो अपने अकाउंट को, खुद के अकाउंट को क्रेडिट कर रही है। और कोई पार्टी डेबिट नोट इशू कर रही है, तो अपने अकाउंट को डेबिट कर रही है, सही है। अब सुने, लेटेस्ट से अब स्टोरी सुने। वी आर सेलर्स। सामने देखें बेटा, हम लोग सेलर्स हैं और हम लोग स्प्लिट यूनिट बेचते हैं। बेटा मेरी तरफ देखना, अब ये सब टेक्निकल चीजें हैं, यानी ये हर आम आदमी, हर आम नॉर्मल बच्चे को ये नहीं आती होती बातें। अगर ये सीख गए तो बेहतरीन तरीके से किट वगैरह सॉल्व होगी और चीजें सॉल्व होंगी। देखो बेटा, मेरी एक शॉप थी और मैं एसी स्प्लिट यूनिट बेचा करता था। मेरी तरफ देखें, मेरी एक शॉप थी और मैं स्प्लिट यूनिट बेचा करता था, सही है। अच्छा, आपको पता है, जब आप स्प्लिट यूनिट किसी को बेचते हो ना, तो उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी लगती है। आप एक तो स्प्लिट यूनिट बेचते हो, समझ लो 50,000 रुपए का, 50,000 रुपए का एक स्प्लिट यूनिट है। और आप कस्टमर के घर पे डिलीवर कराते हो, तो 2,000 रुपए की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी लगती है, 2,000 रुपए की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी लगती है। तो एक नॉर्मल सा उसूल है मार्केट के में, बहुत सारे सेलर्स ऐसे हैं कि जो अपने कस्टमर से स्प्लिट की प्राइस भी चार्ज करते हैं और वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी चार्ज करते हैं। हम लोग भी अपने इंस्टीट्यूट में एसी लगवाते हैं, तो इसी तरह होता है, ठीक है। तो अब मैंने अपने एम्प्लॉयज को बोला हुआ था कि भाई इधर देखो, मैंने अपने एम्प्लॉयज को बोला हुआ था, भाई 50,000 रुपए का एसी बेचना है और 2,000 रुपए की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कस्टमर से लेनी है, यानी 52,000 लेने, कितने लेने, 52,000, ठीक है। अब इस बार क्या हुआ, मैंने अपने एक कस्टमर को एसी डिलीवर कर दिया, मैंने अपने कस्टमर को एसी डिलीवर कर दिया और उसके उसकी प्रेमिसेस पे डिलीवर कराया। तो 50,000 रुपए का एसी था, 2,000 रुपए की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट थी, ठीक है। लेकिन मेरे एम्प्लॉयज इतने बेवकूफ थे कि जल्दबाजी में उन्होंने सिर्फ 50,000 की इनवॉइस बना के भेजी, 50,000 की इनवॉइस बना के भेजी, सही है। उसने उन्होंने सिर्फ एसी की इनवॉइस बना के भेजी, जबकि मुझे कस्टमर से एसी के पैसे भी लेने और वो जो गाड़ी वाले ने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 2,000 की लिए वो भी लेने। तो मुझे तो 52 लेने थे। मेरे बेवकूफ एम्प्लॉयज ने सिर्फ 50,000 की इनवॉइस बना के भेज दी। मेरे बेवकूफ एम्प्लॉयज ने सिर्फ 50,000 की इनवॉइस बना के भेज दी। अच्छा, मेरी आदत ये कि मैं एक्टिव आदमी हूँ, तो मैं रोज अपने अकाउंट चेक करता हूँ। तो मैं नेक्स्ट डे आया, मैंने चेकिंग शुरू की। तो मैंने कहा ये 50,000 रुपए की इनवॉइस किसकी है। तो उसने बोला यार वो गफूर भाई को 50,000 की इनवॉइस भेज दी। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, गफूर भाई से 50,000 भी लेने और 2,000 रुपए का वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी तो लेना है।
तुमने सिर्फ 50,000 रुपए की इनवॉइस भेजी, यानी मेरे एम्प्लॉय ने सिर्फ 50,000 का रिसीवेबल बुक किया, जबकि उसूलन रिसीवेबल बुक होना चाहिए था 52 का। मेरे एम्प्लॉइज ने 50,000 की इनवॉइस बना के भेजी तो रिसीवेबल 50,000 का बुक हुआ ना, जबकि उसूलन रिसीवेबल बुक होना चाहिए था, रिसीवेबल बुक होना चाहिए था कितने का, 52,000 का, 52,000 का रिसीवेबल बुक होना चाहिए था, 52,000 का रिसीवेबल बुक होना चाहिए था, रिसीवेबल बुक होना चाहिए था। तो अब मुझे 2,000 रुपए का और रिसीवेबल बुक करना है ना, मुझे 2,000 रुपए का और रिसीवेबल बुक करना है, यानी मैंने 2,000 से कम रिसीवेबल बुक किया है, मेरे एम्प्लॉइज ने 2,000 से कम रिसीवेबल बुक किया, तो अब मैं 2,000 से रिसीवेबल बढ़ा दूं, अब मैं 2,000 से रिसीवेबल बढ़ा दूं, 2,000 से रिसीवेबल बढ़ा दूं, हाँ मेरी तरफ देखें, तो रिसीवेबल बढ़ाने के लिए मुझे रिसीवेबल के अकाउंट को डेबिट करना होता है ना, रिसीवेबल बढ़ाने के लिए मुझे रिसीवेबल के अकाउंट को क्या करना होता है, डेबिट। तो अब मैं इशू करूंगा डेबिट नोट। नाउ आई विल इशू डेबिट नोट ऑफ 2,000 टू कस्टमर। मैं अपने कस्टमर को 2,000 का डेबिट नोट इशू करूंगा, इसका मतलब मैं कस्टमर को बोलूंगा भाई ये 2,000 रुपए मैं इनवॉइस में लिखना भूल गया था, अब मैं 2,000 रुपए तुमसे और मांगता हूँ, यानी मैं अपने रिसीवेबल को 2,000 से बढ़ा रहा हूँ, मैं अपने रिसीवेबल को 2,000 से बढ़ा रहा हूँ, सही है। तो देखो पढ़ो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, ये देखें, मीन्स ही इज गोना डेबिट हिज अकाउंट, जो बंदा डेबिट नोट इशू कर रहा है वो अपने अकाउंट को डेबिट करेगा। तो मैं सेलर हूं और सेलर की बुक्स में रिसीवेबल का अकाउंट आता है, सेलर की बुक्स में कौन सा अकाउंट आता है, रिसीवेबल का अकाउंट। तो मेरे बेवकूफ एम्प्लॉइज ने सिर्फ 50,000 रुपए की इनवॉइस बना के भेज दी थी, मेरे एम्प्लॉइज ने 50,000 की इनवॉइस बना के भेज दी थी, जबकि मुझे कस्टमर से पूरे 52 लेने थे। तो मैंने कस्टमर को उसी वक्त डेबिट नोट इशू किया, मैंने कहा भाई 2,000 रुपए मैं आपसे और मांगता हूँ, 2,000 रुपए मैं आपसे और मांगता हूँ, प्लीज रुकें और लिख लें, ये सब ये स्टोरी लिख लें, ये स्टोरी लिख लें, अपने ओन वर्ड्स में लिख लें, मैं चुप हूँ, लिख लें बेटा, काम की चीजें ये सब। बेटा लिख लें। अब इसी कहानी को उल्टा करता हूँ, इसी कहानी को उल्टा करता हूँ, देखो सुनो, हमारी दुकान में देखो स्प्लिट यूनिट हम लोग बेचते थे 50,000 रुपए का, और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगती थी 2,000 रुपए की। तो हम लोग मैंने अपने एम्प्लॉयज को बोला था तुमने हर हाल में 52 लेने हैं, कस्टमर से कितने लेने हैं, तुमने हर हाल में 52,000 लेने हैं, तुमने हर हाल में कस्टमर से 52,000 लेने हैं, तुमने हर हाल में कस्टमर से 52,000 लेने हैं, कस्टमर से 52,000 लेने हैं, राइट, ओके। नाउ मेरी बात सुने, लेकिन अचानक से मुल्क में रिसेशन आ गया, मुल्क में बहुत ही मंदी आ गई, हालात खराब हो गए, बिल्कुल बेकार, बिजनेसेस चल ही नहीं रहे थे, सही है। तो अब मुझे भी थोड़ी पॉलिसी चेंज करनी थी, तो अब मैंने अपने एम्प्लॉइज को बोला यार अब आज के बाद क्या करना बताऊं, इधर देखो, इधर देखो, कस्टमर से सिर्फ 50,000 रुपए लेना, हम लोग ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अपनी जेब से देंगे, आज के बाद कस्टमर से कितना लेना, 50,000 लेना, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हम लोग अपनी जेब से देंगे, सही है। लेकिन पिछले कई सालों से हम लोग 52 ले रहे थे, अब मैंने अपने अपने एम्प्लॉइज को अनाउंस किया अब 50 लेना भाई, अब ज्यादा नहीं लेना, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉइज की एक कई सालों की आदत भी थी ना, तो एक दिन एक एम्प्लॉय ने क्या हरकत की बताऊं, कस्टमर को 52 की इनवॉइस बना के भेजी, इनवॉइस
सेंट टू कस्टमर इज इक्वल टू 52। कस्टमर को 52,000 की इनवॉइस बना के भेज दी। कस्टमर को 52,000 की इनवॉइस बना के भेज दी, सही है। यानी जब 52,000 की इनवॉइस बना के भेजी होगी तो रिसीवेबल भी 52,000 का बुक कर लिया होगा। बेटा जब हमने 52,000 की इनवॉइस बना के भेजी होगी तो हमने रिसीवेबल भी 52 का बुक कर लिया होगा, सही है। अब मैं फिर सुबह आया, अगले दिन आया, मैंने अकाउंट चेक किए, मैंने कहा यार तुमने 52 की इनवॉइस बना के भेज दी। मैंने कहा अब तो हालात खराब है, अब तो मंदी चल रही है, अब रिसेशन चल रहा है। मैंने कहा सिर्फ 50,000 रुपए लेने थे, तुमने 52 का इनवॉइस बना के भेज दी। तो अब इसका मतलब उन्होंने 2,000 रुपए की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट गलती से कस्टमर पे चार्ज कर दी ना। 2,000 की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट गलती से कस्टमर को बना के भेज दी ना। तो हमने अपना रिसीवेबल एक्स्ट्रा बुक कर लिया ना 2,000 से। इस बार हमें रिसीवेबल बुक करना चाहिए था 50,000 से। इस बार हमें रिसीवेबल बुक करना चाहिए था 50,000 से, हमने कर दिया है 52। हमें बुक करना चाहिए था 50, हमने कर दिया है 52। तो हमने 2,000 रुपए से एक्स्ट्रा रिसीवेबल बुक नहीं कर दिया, हमने 2,000 रुपए से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रिसीवेबल बुक नहीं कर दिया, सोचो। तो अब हम अपने 2,000 से रिसीवेबल को कम करेंगे। अब हमें अपने रिसीवेबल को 2,000 से कम करना है, उसको बताएँगे यार अब सॉरी, सॉरी हमने रिसीवेबल को बढ़ा दिया, अब हम कम करने वाले हैं। तो रिसीवेबल कम होता है तो क्रेडिट होता है ना, रिसीवेबल कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो नाउ वी विल इश्यू क्रेडिट नोट, नाउ वी विल इश्यू क्रेडिट नोट। अब हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे। नाउ वील इशू क्रेडिट नोट ऑफ 2,000, सही है। तो देखें, अगर कभी आपको अपने अकाउंट को कम करवाना हो तो अगर आप अपने रिसीवेबल का अकाउंट को कम करवाना है तो आप क्रेडिट नोट इशू करोगे, रिसीवेबल के अकाउंट को आपने बढ़वाना हो तो डेबिट नोट इशू करोगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट। और देखें, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इन जगहों पे भी यूज होता है, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इन जगहों पर भी यूज होता है। ये वाला किस्सा भी लिख लें, ये किस्सा उस दूसरे किस्से का उल्टा था। चले, लिख लिया बेटा, पता है, लिख लिया। लिख लिया बेटा, प्यारे बच्चों, लिख लिया।
बेटा ये एक छोटा सा टॉपिक है, ये एक छोटा सा टॉपिक है। आपकी बुक में जो लोग बुक रीडिंग करेंगे, वैसे बुक रीडिंग सब पे फर्ज है। हाँ, ये याद रखना, बुक रीडिंग पूरी बीपीपी वाली आप लोगों पे फर्ज होती है, ठीक है। अब सुने, एजेड डेटर एनालिसिस। बेटा जब आप क्रेडिट सेल करते हो ना, क्रेडिट सेल करते हो तो उधार वाले कस्टमर से पैसा निकलवाना एक बड़ा मसला है। जब आप क्रेडिट सेल्स करते हो तो जिन लोगों को आपने क्रेडिट सेल्स किए उनसे पैसा निकलवाना एक बहुत बड़ा इशू है। उनसे पैसा निकलवाना एक बहुत बड़ा इशू है, तो भाई उन पर नजर रखनी पड़ती है, उनको बार बार रिमाइंडर्स भेजने पड़ते हैं। आपको पता है, ये हकीकत कह रहा हूँ, यानी मैं बस बिल्कुल रियल बात कर रहा हूँ, कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये वो दौर आ चुका है कि आप किसी को उधार पे माल देते हो ना, तो बस उनके जेबों से जाके पैसे निकालने पड़ते हैं। इतना मुश्किल है, इतना पीछे पड़ के लोगों से पैसे निकलवाने पड़ते हैं। ये हकीकत है, दिस इज अ वेरी बिटर ट्रुथ। ये एक तल्ख हकीकत है, ठीक है। तो जब आप क्रेडिट सेल कर रहे होते हो तो आप अपने आप को एक्टिव रखते हो कि भाई आपने किस तरह पैसे निकलवाने हैं। तो इसीलिए आप एक चीज बनाते हो, एजेड डेटर एनालिसिस। एजेड डेटर एनालिसिस का मतलब आपके पास ये पता होना चाहिए कि कौन सा रिसीवेबल कितने दिन से ड्यू है, कौन सा डेटर कितने दिन से ड्यू है, कौन सा डेटर कितने दिन से ड्यू है, कौन सा डेटर कितने दिन से ड्यू है। बात सुने, इधर देखें, देखो मैंने पहली फील्ड लिखी है 0 to 30 डेज, पहली फील्ड लिखी है 0 to 30 डेज। तो इसमें ये जो 2 लाख के लोग हैं ना, ये वो लोग हैं जिनको अभी ड्यू हुए 10 दिन हुए हैं, किसी को 5 दिन हुए हैं, किसी को 7 दिन हुए हैं, किसी को 20 दिन हुए हैं, तो इनको कम टाइम पीरियड हुआ है, यानी इनको लेस देन 30 डेज हुए हैं। इन लोगों को ड्यू हुए लेस देन 30 डेज में, तो ये इतने खतरनाक डेटर नहीं है। जरा दूसरी कैटेगरी देखो, 31 to 60 डेज। इसमें वो लोग हैं, इसमें वो लोग हैं जिनको ड्यू हुए 31 दिन से ज्यादा और 60 दिन से, यानी ये लोग डिले कर रहे हैं, टाइम पे दे ही नहीं रहे। इनमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने 40 दिन से पे नहीं किया, इनमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने 50 दिन से पे नहीं किया, कुछ ने 55 डेज से पे नहीं किया। तो अब हमारी पॉलिसी इन लोगों के लिए कुछ और होनी चाहिए, सही है। और सबसे गंदी कैटेगरी, घटिया कैटेगरी, वो क्या है, ये रही, ये देखो, 61 डेज एंड अबव। बेटा अब ये वाले जो लोग हैं ना, ये 2 महीने से भी आगे निकल चुके हैं, किसी को 3 महीने हो चुके हैं, किसी को 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, पैसे ही नहीं दे रहे, यानी ये लोग तो जवाब ही नहीं दे रहे हमें। तो हमारा इन तीसरी कैटेगरी से हमारा दिल टूट चुका होगा, तीसरी कैटेगरी से तो हमारा दिल टूट चुका होगा, यानी हो सकता है हम तीसरी कैटेगरी पे लीगल केस और ये सब कुछ करना शुरू कर दें। तो देखें, एजेड डेटर एनालिसिस हमें ये बताता है कि कौन सा डेटर कितने दिन से ड्यू है, कौन सा डेटर कितने दिन से ड्यू है, कौन सा डेटर कितने दिन से ड्यू है। ओके, राइट। अच्छा, आप लोग अपनी एडवांस स्टडीज में ये FA2 में और F3 में ये भी पढ़ाया जाता है, सुने, कि एक चीज होती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हम अपने डेटर्स पे शक करते हैं, हम अपने डेटर्स पे शक करते हैं। तो बताओ, जो पहली कैटेगरी होगी ना, उस पे इतना डर नहीं लग रहा होगा, उस पे हम सिर्फ 1% या 2% शक करेंगे कि यार इसमें से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो भागेंगे। लेकिन सेकंड कैटेगरी, जिन्होंने 31 दिन से ज्यादा और 60 डेज से कम, यानी 2 महीने से ज्यादा, 2 महीने से ज्यादा खींच चुके हैं, तो उन पे हो सकता है हम 10% शक करें। और तीसरी कैटेगरी, जिन्होंने 2 महीने, ये जो 61 डेज एंड अबव वाली, ये तो देते ही नहीं है, ये तो जवाब ही नहीं दे रहे हमें, ये तो भाग गए समझ लो, तो हो सकता है हम इन पे 50% शक करें। तो हमारा सबसे ज्यादा दिल थर्ड कैटेगरी से टूट चुका होगा। तो एजेड डेटर एनालिसिस, एजेड डेटर एनालिसिस, एजेड डेटर एनालिसिस, तब तवज्जो सुने, ये वो एनालिसिस है जिससे हमें पता लग जाता है कि कौन सा डेटर कितने दिन से ड्यू है, कौन सा डेटर कितने दिन से ड्यू है। और फिर हम अपने एक्शंस अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं, हम अपने एक्शंस अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं उनके अगेंस्ट। ओके, राइट, प्लीज लिख लें।